गुड इवनिंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल ट्रिपल सी की क्लास आज हम बहुत दिनों बाद करने जा रहे हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि ओ लेवल के इस समय एग्जाम चल रहे थे, जिसकी वजह से हम लगातार क्लासेस ओ लेवल में दे रहे थे और टाइम थोड़ा सा कम मिल रहा था। बट आज से आपकी ट्रिपल सी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। आप सब इन क्लासेस को रेगुलर ज्वाइन कीजिएगा शाम को 8 बजे। और हम एक प्लान कर रहे हैं महामैराथन क्लास लाने की। अगर टाइम मिलता है तो हम जरूर लेके आएंगे, जिसमें सिंगल क्लास में आपको 500 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो अक्सर ट्रिपल सी एग्जाम में रिपीट होते हैं, उन पे बेस्ड एक अलग से हम 500 क्वेश्चंस की क्लास करेंगे। उसके लिए बस 1 से 2 दिनों का हमें समय चाहिए। और आप सभी के जो एडमिट कार्ड है आज आ जाने चाहिए थे, बट थोड़ा सा डिले हो रहा है। उम्मीद है लेट नाइट तक आ जाएंगे। जिससे जुड़ा हुआ कोई भी अपडेट आएगा तो हम आज जरूर शेयर करेंगे आप सभी के साथ। तो आज की क्लास भी एक मैराथन क्लास है, टोटल 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और आपके ट्रिपल सी एग्जाम में भी 100 क्वेश्चन आते हैं। तो देखते हैं आज आपकी तैयारी आज की डेट में कितनी है। इन टोटल 100 क्वेश्चंस में से कम आपके 70 प्लस क्वेश्चंस करेक्ट होने चाहिए। ये हमारा आज की क्लास का टारगेट है। चलिए शुरुआत करते हैं। आप सब प्लीज इन क्वेश्चंस के राइट आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और आप में से जो बच्चे हमारे पेड बैच के हैं वो लोग भी यूट्यूब पे जो फ्री क्लासेस चलती हैं इनको भी ज्वाइन करते रहिए। प्लस आपके पेड बैच में भी ढेर सारा कंटेंट हमने प्रोवाइड किया, आप वहां से भी तैयारी करते रहिएगा। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हैंडआउट प्रिंट करते समय नहीं है? ये क्वेश्चन कई बार आपके ट्रिपल सी एग्जाम में रिपीट हुआ है। हैंडआउट क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए आपने एक प्रेजेंटेशन बनाई, कुछ इस तरह की प्रेजेंटेशन बनाई। अब आप इसका एक प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं ताकि आप अपने ऑडियंस के साथ में शेयर कर सकें। तो आप इन स्लाइड्स को अगर प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं तो ये ऑप्शन होता है हैंड आउट प्रिंट करने का, जिसमें आप एक पेज पर एक से ज्यादा स्लाइड प्रिंट कर सकते हैं। तो यही पूछा गया है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हैंडआउट प्रिंट करते समय नहीं है? अगर आप हैंडआउट प्रिंट करते हैं तो इनमें से कौन सा ऑप्शन वहां पर नहीं होता है? जल्दी से बताइएगा। यस, वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया। जयश्री गुप्ता, आपने बिल्कुल सही बताया। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 5 स्लाइड पर पेज, ये ऑप्शन वहां पर नहीं होता है। 5 स्लाइड पर पेज, ये ऑप्शन वहां पर नहीं होता है। चलिए अगला देखते हैं कौन सा बच्चा सबसे पहले इस क्वेश्चन का राइट आंसर देगा। निम्नलिखित में से कौन उबंटू में एक ईमेल क्लाइंट है? देखिए, ईमेल को हम दो तरह से एक्सेस कर सकते हैं। नॉर्मली आज की डेट में जो ईमेल हम एक्सेस करते हैं वो कहीं ना कहीं ब्राउजर के माध्यम से एक्सेस करते हैं, उसको बोलते हैं वेब मेल। और दूसरा होता है ईमेल क्लाइंट, एक टूल होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं और उसके बाद हम अपना ईमेल अकाउंट उसमें कॉन्फ़िगर कर देते हैं। और फिर वहां से आप अपने ईमेल्स को एक्सेस कर सकते हो, सेंड कर सकते हो, भेज सकते हो, रिसीव कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। ये सारी चीजें हम उसके माध्यम से करते हैं। तो ये होता है ईमेल क्लाइंट। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की तरफ से एक ईमेल क्लाइंट दिया जाता है जिसको बोलते हैं आउटलुक एक्सप्रेस। इसी तरह से उबंटू एक लाइनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओपन सोर्स है। तो इसमें जितने भी टूल्स जैसे कि ब्राउजर हो गया या मीडिया प्लेयर हो गया या ईमेल क्लाइंट हो गया, तो इसमें जितने टूल इस्तेमाल किए जाते हैं सारे के सारे ओपन सोर्स होते हैं, मींस फ्री होते हैं। उन्हीं को इसमें डिफॉल्ट रूप से दिया जाता है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। थंडरबर्ड एक ऐसा ईमेल क्लाइंट है जो कि ओपन सोर्स है और इसी वजह से इसको लाइनक्स बेस्ड उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया गया है और ये इसका डिफॉल्ट ईमेल क्लाइंट होता है। तो ऑप्शन सी जिन बच्चों ने दिया है, जयश्री आपका भी आंसर सही है, खुशी आपका भी आंसर सही है। जिन बच्चों ने ऑप्शन सी सेलेक्ट किया है आपका सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। लिब्रे ऑफिस इंप्रेस व्यू जो केवल टेक्स्ट प्रदर्शित करता है, इससे जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन आप सभी से पूछ लेते हैं, देखते हैं कितने बच्चे राइट आंसर दे पाएंगे। लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में कितने नंबर ऑफ व्यूज होते हैं? कितने व्यू होते हैं ये बताइए। आपके पास चॉइस है, चलिए हम चॉइस दे देते हैं। 4 व्यूज होते हैं, 5 टाइप के व्यूज होते हैं, 6 होते हैं या फिर 7 व्यूज होते हैं। ए, बी, सी और डी, कितने नंबर ऑफ व्यूज होते हैं? लिब्रे ऑफिस इंप्रेस के व्यू मेन्यू में जाएंगे तो आपको वहां पे डिफरेंट टाइप ऑफ व्यूज मिल जाते हैं। नॉर्मली जब हम स्लाइड बनाते हैं तो एक नॉर्मल व्यू होता है जिसको यूज करके हम क्या करते हैं, वहां पे स्लाइड्स बनाते हैं। इसमें पूछा गया लिब्रे ऑफिस इंप्रेस व्यू जो केवल टेक्स्ट प्रदर्शित करता है। ये आंसर आप में से हर एक बच्चे को पता होगा, उम्मीद है 99% बच्चे इसका सही आंसर देंगे। बट अब यहां पे बात फंस जाएगी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर देने में कहीं ना कहीं कुछ बच्चे सही आंसर नहीं दे पाएंगे।
ऑप्शन ए आउटलाइन व्यू इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? आउटलाइन व्यू इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए अब हम इसकी बात कर लेते हैं कितने व्यूज होते हैं। तो ऑप्शन डी जिन बच्चों ने दिया था उनका सही हो जाएगा। इसमें टोटल कितने व्यूज होते हैं? 7 होते हैं। प्रिंसी आपने सही आंसर दिया, टोटल इसमें 7 होते हैं। वेरी गुड, बिल्कुल सही। मीनाक्षी यादव, इनका बी ग्रेड आया है ट्रिपल सी एग्जाम में। कंग्रेचुलेशंस मीनाक्षी। और ढेर सारे बच्चे जो हमारे साथ जुड़ते हैं हमेशा अच्छे अच्छे ग्रेड से क्वालिफाई होते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपने एग्जाम के बाद भी हमें याद रखते हैं और आप बताते हैं कि सर मेरा रिजल्ट ये आया है, तो हमें भी काफी खुशी होती है। तो सबसे पहले हम व्यूज की बात कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा देखेंगे प्रैक्टिकल के साथ। जैसे हमने यहाँ पे लिब्रे ऑफिस इंप्रेस ओपन किया, अब आपको जाना है व्यू मेन्यू के अंदर। यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा सा इसको हम जूम करके दिखाएंगे। यहाँ पे देखिए, आपको दिख रहा होगा, एक तो नॉर्मल व्यू हो गया, आउटलाइन व्यू, नोट्स व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू, मास्टर स्लाइड्स, मास्टर नोट्स और मास्टर हैंडआउट। ये सभी टोटल कितने? 7 व्यूज होते हैं। और ये आपको कहां पे मिलेगा? व्यू मेन्यू के अंदर मिलता है। तो टोटल इसमें 7 व्यूज हैं। नंबर्स आप चाहें तो याद कर लीजिए, कौन कौन से व्यूज हैं वो भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको याद रखिएगा, अगर कोई दोबारा पूछता है या फिर आपके एग्जाम में आता है तो ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए। फाइलों के समूह का नाम एक साथ बदला जा सकता है, क्या सही स्टेटमेंट है? जैसे आपके सिस्टम पे कई सारी फाइल्स हैं, आपने एक फोल्डर बनाया, इस फोल्डर के अंदर आपने F1 एक फाइल रखा, F2 नाम की फाइल बनाई, F3 नाम की फाइल बनाई, F4 नाम की फाइल है और F5 नाम की फाइल है। तो नॉर्मली हम किसी भी फाइल या फोल्डर का नाम चेंज करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज करते हैं? F2। सबसे पहले उसे सेलेक्ट करना होगा और उसके बाद अगर आप F2 प्रेस कर देते हैं तो फाइल का नाम आप बदल सकते हो, रीनेम कर सकते हो। बट क्या हम इन सारी फाइल्स का नाम एक साथ चेंज कर लेंगे? ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। क्यों नहीं पॉसिबल होता है? क्योंकि हर फाइल का एक इंडिविजुअल नेम आपको देना है, असाइन करना है। तो एक साथ ऐसा करना पॉसिबल नहीं होगा। इसी वजह से ग्रुप में या समूह में फाइलों के नाम, फाइलों के समूह का या ग्रुप का नाम एक साथ बदला जा सकता है। ये गलत स्टेटमेंट है। ऑप्शन ए फॉल्स हो जाएगा। ऑप्शन ए फॉल्स इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सॉफ्टवेयर जो उपयोगकर्ता मींस यूजर को वेब पेज पर सामग्री के साथ इंटरैक्ट करने में सक्षम बनाता है। अब ये सामग्री क्या हो सकती है? टेक्स्ट हो सकता है, इमेज हो सकता है, ऑडियो हो सकता है या फिर वीडियो हो सकता है या फिर कोई एनिमेशन हो सकता है या कोई हाइपरलिंक हो सकता है। इसके साथ इंटरैक्ट करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? ब्राउजर का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ब्राउजर। और याद रखिए आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं, ये भी आपको याद रखना है। हरबन 6, थैंक यू सो मच। आप हमें इतना अप्रिसिएट करते हैं, हमें इतना चाहते हैं और कहीं ना कहीं हमारी जो मेहनत है वो आप सभी कमेंट्स देख के मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात है। आपको हमारी क्लासेस के माध्यम से अगर बेनिफिट हो रहा है और आप हमें फीडबैक देते हैं, अप्रिसिएट करते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत सम्मान की बात होती है और लगभग हर एक टीचर के लिए बहुत बड़ी बात होती है। यह विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए संपादक नहीं है। संपादक मीन्स एडिटर नहीं है। एडिटर हम उन टूल्स या एप्लीकेशंस को कहते हैं जहां पे हम कुछ ना कुछ फाइल्स वगैरह बनाते हैं या फिर टेक्स्ट कंटेंट नोट करते हैं या कोई डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? एडिटर बोलते हैं। एडिटर में आज आपके सिलेबस में जो दिया गया वो कौन सा है? लिब्रे ऑफिस राइटर। वो भी एक क्या है? टेक्स्ट एडिटर है। उसके अंदर आप टेक्स्ट को लिख सकते हैं, फाइल बना सकते हैं, पैराग्राफ लिख सकते हैं, तो टेक्स्ट एडिटर होता है। अगर हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो इसमें टेक्स्ट एडिटर क्या होता है? तो डिफॉल्ट होता है नोटपैड, दूसरा होता है MS वर्ड, ये MS ऑफिस का पार्ट, इसमें भी आप फाइल बना सकते हो। दूसरा यहाँ पे एक वर्ड पैड होता है, बट राइट पैड नाम का नहीं है। राइट पैड नाम का कोई भी टेक्स्ट एडिटर नहीं है। इट मींस ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। ओ लेवल में बेटा, आज ओ लेवल का ऑलमोस्ट हर एक सेंटर पे प्रैक्टिकल एग्जाम कंडक्ट हो चुका है। इसी वजह से आज हमने ट्रिपल सी की क्लास स्टार्ट की है। मार्किंग कैसे होगी इसके बारे में मैंने बताया था। प्रैक्टिकल का जो
मार्क्स होता है 100 मार्क्स का है, जिसमें 20 मार्क्स का आपका वाइवा होता है। 80 मार्क्स आपका जो क्वेश्चन आप करके आए होंगे, सॉल्व किया होगा, 40 मार्क्स के दो क्वेश्चंस होते हैं। 40 मार्क्स के दो क्वेश्चंस होते हैं। और आपके सेंटर पे जो असाइन एग्जामिनर होता है, वो आपके जो कॉपी होगी, मीन्स जो इस बार तो ऑनलाइन एग्जाम हुआ है, तो ऑनलाइन उसके पोर्टल पे आप सभी के सबमिशंस जाएंगे जो आपने डिजाइन किया होगा या कोड किया होगा, तो वो मैनुअली 1 बाय 1 चेक करेगा, उसकी मार्किंग करेगा, और 20 मार्क्स आपके वाइवा के ऑन द स्पॉट दे दिए होंगे। तो इस तरह से इसकी मार्किंग होती है। लाइनेक्स में सब कुछ कैसे संग्रहित किया जाता है? लाइनेक्स एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें हर चीज फाइल के फॉर्म में रखी जाती है, चाहे वो आपका ड्राइवर्स हो या फिर किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन को फाइल में रखा जाता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, फाइल। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, फाइल। अगला क्वेश्चन देखिएगा बेटा, प्लीज आप सब राइट आंसर्स कमेंट करते रहिए। लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम जूम परसेंट क्या है? इससे एक क्वेश्चन जरूर आएगा आपके एग्जाम में, चाहे वो राइटर के बारे में पूछेगा, कैल्क या इम्प्रेस के बारे में पूछेगा। तो राइटर की बात करें, कैल्क की बात करें या इम्प्रेस की बात करें, मिनिमम जूम क्या होता है, मैक्सिमम जूम क्या होता है, टेबल बना के आप याद कर लीजिए। राइटर में मिनिमम जूम होता है 20%, मैक्सिमम जूम होता है 600%। कैल्क में मिनिमम जूम 20% और मैक्सिमम जूम होता है 400%। इम्प्रेस में मिनिमम जूम होता है 5% एंड मैक्सिमम जूम इज 3000%, मीन्स 3000%। ये टेबल बना लीजिए, एक नंबर आपका 100% पक्का हो जाएगा, और ज्यादा कुछ याद भी नहीं करना है, बहुत सिंपल सा है। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम जूम 600 होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ट्रू। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। बच्चे राइट आंसर्स कमेंट नहीं कर रहे हैं, आप कमेंट करते रहिए प्लीज। पैकेट का आकार फ्रेम के आकार से बड़ा होता है। अब ये पैकेट या फ्रेम होता क्या है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, तभी आप बता पाएंगे कि पैकेट का आकार बड़ा होता है या फ्रेम का आकार बड़ा होता है। तो आप सभी ने एक वर्ड सुना होगा, OSI, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। इसमें टोटल 7 लेयर्स होते हैं। लेयर्स के नाम क्या होते हैं? APS, TN, DP। इस तरीके से आप सातों लेयर के नाम याद कर सकते हैं। P फिजिकल लेयर हो गया, D डेटा लिंक लेयर हो गया, एंड नेटवर्क लेयर हो गया। नेटवर्क लेयर हमारी तीसरी लेयर होती है, डेटा लिंक लेयर दूसरी लेयर होती है, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर ये सातवीं या अंतिम लेयर होती है। सबसे पहली लेयर कौन सी होती है? फिजिकल लेयर होती है। तो जो हमारा डेटा या इंफॉर्मेशन होती है, वो डेटा लिंक लेयर पे फ्रेम के फॉर्म में होती है। किस फॉर्म में होती? फ्रेम के फॉर्म में होती है। जब ये इंफॉर्मेशन नेटवर्क लेयर पे पहुंचती है, मींस लेयर नंबर 3 पे पहुंचता है, तो इन फ्रेम्स को पैकेट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। तो फ्रेम का साइज पैकेट से बड़ा होता है। मींस अगर हम कुछ ऐसे लिखें तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, F ग्रेटर देन P। आप इससे याद रखिए, फ्रेम हमेशा पैकेट से बड़ा होता है। और ये कहां पे होता है फ्रेम? डेटा लिंक लेयर पे। और डेटा लिंक लेयर से जब इंफॉर्मेशन नेटवर्क लेयर के पास आती है, तो उसको पैकेट में डिवाइड कर दिया जाता है। पैकेट छोटा होता है एज कंपेयर टू फ्रेम। तो यहां पे क्या लिखा गया? पैकेट का आकार फ्रेम के आकार से बड़ा होता है। जी नहीं, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, फॉल्स। अब आपको समझ में आ चुका होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। बेटा एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट किए जा रहे हैं, रिपीट किए जा रहे हैं। ये अनयूजुअल सा क्वेश्चन है सर। वो लेवल में प्रैक्टिकल एग्जाम में किसी भी प्रश्न में सामान्य गलती मिल जाती है तो पूरा प्रश्न गलत माना जाएगा। इसमें स्टेप मार्किंग होगी। अनयूजुअल सा क्वेश्चन आप पूछ रहे हो, कई बार हमने इसके बारे में बताया भी है ओ लेवल की क्लासेस में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लिए। जीएसटी इन सेवा नेट बैंकिंग का उपयोग करने वाली अन्य सेवाओं के टैब का हिस्सा है। जब आप अपना नेट बैंकिंग पोर्टल लॉगिन करते हैं, तो उसमें एक अदर सर्विसेज नाम का टैब रहता है। वैसे अलग अलग टैब्स होंगे, वहां पे एक अदर नाम का ऐप ऑप्शन रहता है, मेन्यू रहता है। इसमें जब आप जाते हैं तो कई तरह की आपको सर्विसेज मिल जाती हैं। जैसे आपको अपने चेकबुक इशू कराना है, या बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं जो अलग अलग तरह की सर्विसेज आपको अदर ऑप्शन के अंदर मिल जाएंगे। यहां से आप चाहें तो जीएसटी इन
अगर आप जीएसटी फाइल करते हैं तो आप यहां से फाइल कर सकते हैं, यहां से अदर सर्विसेज में जाके आप आईटीआर भी फाइल कर सकते हैं नेट बैंकिंग के माध्यम से। एडमिट कार्ड अभी नहीं आया है, प्लीज जैसे आएगा हम इन्फॉर्म करेंगे। अभी के लिए आप क्लास पे फोकस करिए क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे पूछा गया है जीएसटी इन सेवा नेट बैंकिंग का उपयोग करने वाली अन्य सेवाओं की टैब का हिस्सा है। जी हाँ, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन पूछते हैं आप सभी से, जीएसटी इन का फुल फॉर्म बताइए जल्दी से। जीएसटी इन का फुल फॉर्म चैट सेक्शन में बताइए, जीएसटी इन का फुल फॉर्म क्या है। लिब्रे ऑफिस राइटर में कुल 11 मेन्यूज हैं, क्या सही है? लिब्रे ऑफिस राइटर में कुल कितने मेन्यूज होते हैं? 11 मेन्यूज होते हैं। चलिए आइए देख लेते हैं। यहाँ पे हमने राइटर को ओपन कर लिया, ये राइटर है, और यहाँ पे आप मेन्यूज देखिए। सबसे पहले फाइल मेन्यू है, फिर एडिट है, व्यू है, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्टाइल्स, टैब, टेबल, फॉर्म, टूल्स, विंडोज एंड हेल्प। ये अगर आप काउंट करेंगे तो टोटल 11 मेन्यूज होते हैं। राइटर और कैल्क दोनों में 11 मेन्यूज होते हैं, जबकि लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में 10 मेन्यू होते हैं। सत्यानंद शुक्ला, आपका नाम ले लेंगे बट आंसर तो रिप्लाई करिए, तभी तो आपका नाम लेंगे। तो यहाँ पे लिब्रे ऑफिस राइटर में कुल 11 मेन्यूज होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ट्रू, करेक्ट आंसर है। और बेटा आप सब प्लीज राइट आंसर्स कमेंट करते रहे। कुछ लोग अनयूजुअल सा कमेंट कर रहे हैं, वो दिख रहा है, बट आप सभी के कमेंट्स नहीं आ रहे हैं, आंसर्स नहीं आ रहे हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम फॉन्ट आकार क्या है? देखिए ये क्वेश्चन दो तरह से आपके एग्जाम में आता है। एक तो पूछा जाता है लिब्रे ऑफिस राइटर के फॉन्ट के ड्रॉप डाउन मेन्यू में मिनिमम फॉन्ट साइज क्या है, मैक्सिमम फॉन्ट साइज क्या है। तो ड्रॉप डाउन मेन्यू में मिनिमम होता है 6 और मैक्सिमम होता है 96। बट अगर आप मैनुअली टाइप करते हैं तो मिनिमम होता है 2 और मैक्सिमम होता है 999.99, जो कि लगभग 1000 के बराबर होता है। तो ये मैनुअल तौर पे अगर आप टाइप करेंगे तो मिनिमम और मैक्सिमम ये हो जाएगा। बट अगर आप फॉन्ट साइज के ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाएंगे तो वहां पे मिनिमम ये मिलता है और मैक्सिमम ये मिलता है। तो यहाँ पे पूछा गया लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम फॉन्ट आकार 90 है, गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, फॉल्स। ऑप्शन बी सही आंसर है, फॉल्स। वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर मिला है, सभी का आंसर सही है। एक गैर संचालित समाचार समूह में केवल चयनित सदस्यों को सीधे वर्चुअलाइज नोटिस बोर्ड पर संदेश पोस्ट करने का अधिकार है। ये जितने भी क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं ये सभी प्रीवियस ट्रिपल सी एग्जाम में कई कई बार रिपीट हो चुके हैं। तो आने वाले अपकमिंग मंथ्स में जो ट्रिपल सी के एग्जाम्स होंगे उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से सिलेबस तैयार नहीं किया है तो आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं दे पाएंगे। यहाँ पे पूछा क्या गया, नॉन मॉडरेटेड न्यूज ग्रुप्स की बात की जा रही है, नॉन मॉडरेटेड न्यूज ग्रुप्स। अब बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। क्या सही आंसर हो जाएगा? यहां पे देखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, फॉल्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, फॉल्स। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। लिब्रे ऑफिस राइटर के स्टाइल मेन्यू के अंतर्गत निम्न में से कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल अंडर स्टाइल मेन्यू ऑफ लिब्रे ऑफिस राइटर? इनमें से लिब्रे ऑफिस राइटर के स्टाइल मेन्यू में कौन सा विकल्प नहीं है? तो अगर आप स्टाइल मेन्यू पे जाते हैं, लिब्रे ऑफिस राइटर हो गया, स्टाइल मेन्यू पे जाएंगे, इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाते हैं क्योंकि यहाँ से और भी कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे, ये हो गया स्टाइल मेन्यू, और यहाँ पे बॉडी टेक्स्ट, टेक्स्ट बॉडी का ऑप्शन है, इस पे भी आगे हमने क्वेश्चन रखा है, बताएंगे इसका शॉर्टकट की आप चाहो तो याद कर लो, कंट्रोल 0 है। और ये टेक्स्ट बॉडी होता क्या है वो भी हम बताएंगे आगे आपको। इसमें देखो टाइटल, सब टाइटल, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, यहाँ पे हेडिंग 4 मिसिंग है और यही आपके ऑप्शंस में दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, हेडिंग 4 इज द राइट आंसर। क्या होगा? हेडिंग 4 करेक्ट आंसर है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस में से एक है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, बिजली बंद होने के बाद जो स्टोरेज अपने डेटा को बरकरार रखता है
उसे कहा जाता है। मेमोरी दो तरह की होती हैं, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल वो मेमोरी है जिसमें डेटा एक बार स्टोर किया, पावर ऑफ हुआ तो वो डेटा हमारा लॉस हो जाता है, डिलीट हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, वोलेटाइल मेमोरी है। जैसे कि रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसमें जब तक आप पावर सप्लाई दोगे तब तक इसका डेटा रहेगा, और जैसे आपने पावर सप्लाई कट की इसमें स्टोर डेटा ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। ओके। दूसरी होता है नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल परमानेंट मेमोरी होती है, इसमें ऐसा डेटा रखा जाता है जिसको हमें फ्यूचर में यूज करना है। जैसे आपने अपना सीवी बना लिया, या फिर आपने कोई पिक्चर क्लिक की और आप चाहते हैं कि इसको हम सालों साल बाद देखना चाहते हैं, तो उसे कहाँ रखेंगे? नॉन वोलेटाइल मेमोरी, जैसे सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, ये सब क्या है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी के एग्जांपल्स हैं। तो इसमें पूछा गया है बिजली बंद होने के बाद जो स्टोरेज अपने डेटा को बरकरार रखता है उसे कहा जाता है नॉन वोलेटाइल। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और ये सभी क्या है? सेकेंडरी मेमोरी। बट ऐसा नहीं कि सारी की सारी सेकेंडरी मेमोरी ही नॉन वोलेटाइल होती है, प्राइमरी मेमोरी भी नॉन वोलेटाइल होती है। जैसे कि रोम, रोम प्राइमरी मेमोरी में आता है बट ये नॉन वोलेटाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर में डिजिटल सूचना की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन इन अ कंप्यूटर? कंप्यूटर में सबसे छोटी स्टोरेज यूनिट कौन सी है, या फिर मेमोरी यूनिट कौन सी है? इस क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछा जा सकता है। तो हर एक क्वेश्चन के कई एक से ज्यादा अलग अलग ऑप्शन हो सकते हैं। तो बिट इज द राइट आंसर। बिट में या तो आप 0 स्टोर कर सकते हो या फिर आप 1 स्टोर कर सकते हो। बिट हमारी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। और बिट का फुल फॉर्म क्या होता है? बाइनरी डिजिट। बिट का फुल फॉर्म अगर पूछता है एग्जाम में तो बाइनरी डिजिट हो जाएगा। ओके, चलिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस प्रकार का सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ताओं मींस यूजर को विशिष्ट कार्य करने की अनुमति देता है, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग या स्प्रेडशीट गणना? ये किस टाइप का सॉफ्टवेयर होता है जो किसी खास काम को करने के लिए बनाया जाता है? इसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर मेनली दो कैटेगरी के होते हैं, जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो दो कैटेगरीज के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। सिस्टम सॉफ्टवेयर की और भी कई सारी सब कैटेगरीज होती हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो गया, डिस्क ड्राइवर्स हो गए, या फिर इसमें लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स आते हैं। ये सब किसका पार्ट होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो किसी खास काम को करने के लिए बनाए जाते हैं, जैसे लिब्रे ऑफिस हो गया, कोलर ड्रा है, फोटोशॉप है, एमएस ऑफिस है, ये सब क्या है? ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। मींस ऑप्शन सी सही आंसर है, क्योंकि मोस्टली बच्चों ने दिया है। यस, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखिए, ट्रिपल सी कोर्स के क्या क्या फायदे हैं अभी इस क्लास में अगर हम बताएंगे तो पूरी क्लास डिस्टर्ब हो जाएगी। आप बाद में पूछ लीजिएगा या फिर हमारा व्हाट्सएप नंबर होगा, उस पर मैसेज कर दीजिए, हमारी टीम आपको रिप्लाई कर देगी। क्या हम बिना इंटरनेट कनेक्शन के ईमेल भेज सकते हैं? ईमेल क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल, जिसको इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजा जाता है एक जगह से दूसरी जगह। तो यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए एक जगह से दूसरी जगह मेल भेजने के लिए। तो यहाँ पे पूछा गया क्या हम बिना इंटरनेट कनेक्शन के ईमेल भेज सकते हैं? क्या सही आंसर होगा इसका? ऑप्शन ए फॉल्स, गलत स्टेटमेंट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन स्थायी रूप से आरोहित मींस माउंटेड फाइल सिस्टम के लिए आरोह मींस माउंट बिंदु या पॉइंट है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द माउंट पॉइंट ऑफ अ परमानेंटली माउंटेड फाइल सिस्टम? परमानेंटली माउंटेड फाइल सिस्टम कहां पे होता है? आपको मिलेगा लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में। ये क्वेश्चन हाल ही में आपके ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा भी गया था। सही आंसर क्या हो जाएगा? डायरेक्टरी होती है, इसको बोलते हैं एमएनटी डायरेक्टरी। तो सही आंसर इसका ऑप्शन सी है। माउंटेड का मतलब समझ लीजिए, जैसे कई बार क्या होता है हम अपनी किसी फाइल को सीडी ड्राइव में डालते हैं और सीडी ड्राइव के थ्रू हम एक्सेस कर लेते हैं।
कई बार हमारे सिस्टम में क्या होता है, एक CD ड्राइव नहीं होता है और किसी फाइल को एज अ सेटअप हमें चलाना है ड्राइव के फॉर्म में, तो उसे माउंट करना पड़ता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, स्विच क्या है? स्विच का इस्तेमाल हम कहां पे करते हैं? स्टार टोपोलॉजी में। स्टार टोपोलॉजी का स्ट्रक्चर कैसा होता है? यहाँ पे कुछ इस तरीके का स्टार टोपोलॉजी का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे हम स्विच या हब या फिर स्विच दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया छोटे डेटा नेटवर्क तक सीमित है, मींस लिमिटेड टू स्मॉल डेटा नेटवर्क्स, या अप्रभावी इनइफेक्टिव है, हब से बेहतर है। ये सही आंसर हो जाएगा। ये हब से बेहतर होता है। क्या? स्विच जो है वो हब से बेहतर होता है। अब इसका रीजन क्या है, क्यों बेहतर होता है? क्योंकि हब के पास अपनी खुद की कोई मेमोरी नहीं होती है, जिसकी वजह से नियरेस्ट जो नोड होते हैं उनकी इंफॉर्मेशन को सेव करके नहीं रख सकता है। और अगर ये नियरेस्ट नोड्स की इंफॉर्मेशन को सेव करके रखेगा तो कहीं ना कहीं डेटा ट्रांसमिशन में उससे काफी हेल्प मिल जाती है। जैसे आप अपने आसपास पड़ोस के कुछ लोगों के नाम याद रखते हैं, उनके मकान नंबर याद रखते हैं। तो अगर आपसे कोई आपकी कॉलोनी में आके या मोहल्ले में आके पूछता है कि ये पर्सन कहाँ पे रहता है, इनका कौन सा मकान नंबर है, तो आप इजिली उसको गाइड कर देते हैं, आप तीसरी गली में जाइए और वहां पे चौथा वाला मकान पड़ेगा। तो ये जानकारी हब के पास नहीं होती है, क्योंकि इसके पास खुद की मेमोरी नहीं, तो कोई भी इंफॉर्मेशन सेव नहीं कर सकता है। बट स्विच के पास अपनी खुद की मेमोरी होती है, तो कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके सेव करके रखता है, जो कहीं ना कहीं डेटा ट्रांसमिशन में इसको गाइड करता है। दूसरा एक और मेन डिफरेंस होता है, जो हब होता है वो ब्रॉडकास्ट डिवाइस है। ब्रॉडकास्ट इन द सेंस, जैसे एक डेटा एक यहाँ पे कंप्यूटर है, दूसरा यहाँ पे लगा हुआ है हब। ओके, ये कंप्यूटर यहाँ पे है, यहाँ पे एक कंप्यूटर है, एक यहाँ पे है और दूसरा यहाँ पे है। अब देखिए, मान लीजिए कंप्यूटर ए कंप्यूटर बी के पास कोई डेटा भेजना चाहता है, तो अगर हमने स्टार टोपोलॉजी में हब का इस्तेमाल किया है, हब एक ब्रॉडकास्ट डिवाइस है, तो ये क्या करेगा, ए से डेटा जाएगा हब के पास, हब इसके पास डेटा भेज देगा, यहां भी डेटा भेज देगा, सेम यहां भी भेज देगा और यहां भी भेज देगा, क्योंकि ब्रॉडकास्ट डिवाइस है। जैसे कि आप व्हाट्सएप ग्रुप इस्तेमाल करते हैं या टेलीग्राम चैनल या ग्रुप इस्तेमाल करते हैं, तो क्या होता है, कोई भी पर्सन अगर ग्रुप में मैसेज डालता है तो सभी के पास वो मैसेज चला जाता है, क्योंकि वो क्या है, ब्रॉडकास्ट ग्रुप होता है। ऐसे ही हमारा हब भी काम करता है। बट अगर हम स्विच की बात करें तो स्विच क्या होता है, यूनिकास्ट डिवाइस है। स्विच क्या है कि यूनिकास्ट डिवाइस है। तो अगर ए बी के पास कोई डेटा भेजना चाहता है तो हब के पास यहां आएगा, और ये सिर्फ क्या किसके पास भेजता है, फिर ये सिर्फ किसके पास भेजेगा, बी के पास जाएगा और किसी के पास से डेटा नहीं भेजेगा। तो अपने आप में हब की तुलना में जो स्विच होता है वो काफी एडवांस और डिवाइस होता है, जिसको हम नेटवर्क में यूज कर सकते हैं। तो इसी वजह से हब से बेहतर होता है क्या, स्विच। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अब ये सारी कहानी बताने का रीजन क्या होता है, क्योंकि एग्जाम में जब जाएंगे तो जरूरी नहीं कि ये सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन आ जाए। इसी टॉपिक पे बेस्ड कई अलग अलग तरह से क्वेश्चंस बन सकते हैं। जब आपको हर एक चीज पता होगी तो आप कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, इजिली आप उसका आंसर जरूर दे पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोग्रामिंग में कंपाइलर का उद्देश्य क्या है? कंपाइलर और इंटरप्रेटर एंड असेंबलर, ये तीन क्या होते हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं, जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। इनका काम क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। मशीन लेवल क्या होता है, 01 के फॉर्म में जो लैंग्वेज होती है उसको मशीन कोड बोलते हैं। तो अब इसका सही आंसर क्या होगा, सोर्स कोड जो होता है, प्रोग्राम होता है, उसको हम सोर्स कोड के नाम से भी जानते हैं। सोर्स कोड को मशीन कोड में ट्रांसलेट करना इसका मुख्य कार्य है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। यह समन बिल्कुल अपना आंसर भी दीजिए, हम सभी के नाम लेंगे। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। विंडोज 10 की कौन सी विशेषता उपयोगकर्ताओं को लैन वैन पर वर्चुअलाइज डेस्कटॉप से कनेक्ट करने की अनुमति देती है? अब ये कौन सी सर्विस होती है जो आप विंडो 10 में आपको मिलता है? विंडो 10 की कौन सी सर्विस होती है? रिमोट डेस्कटॉप क्लाइंट। इसके माध्यम से, जैसे आपका सिस्टम है,
और आप चाहते हैं कि आपके सिस्टम को रिमोटली नेटवर्क के माध्यम से किसी दूसरी जगह से कोई कंट्रोल कर सके, या फिर मान लीजिए आपके सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ गई और आप चाहते हैं कोई दूर से बैठा हुआ पर्सन आपके सिस्टम तक पहुंचे और कुछ सेटिंग्स वगैरह जो चेंज करनी है चेंज कर दे, तो उसके लिए एक सर्विस होती है इसके अंदर, इसको बोलते हैं रिमोट डेस्कटॉप क्लाइंट। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, रिमोट डेस्कटॉप क्लाइंट सर्विस का इस्तेमाल होता है। आज के क्लास में टोटल 100 क्वेश्चन है, मैराथन क्लास है, और इसमें हर एक तरह के क्वेश्चन हमने रखे हैं जिससे आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। इंटरनेट पर हाइपरटेक्स्ट दस्तावेजों को स्थानांतरित करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? हाइपरटेक्स्ट मींस एचटीएमएल जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको ट्रांसमिट करने के लिए या स्थानांतरित करने के लिए या ट्रांसफर करने के लिए इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल करेंगे? एचटीटीपी, इसका पोर्ट नंबर भी पूछा जाता है, तो आप पोर्ट नंबर बताइएगा, कमेंट्स में बताइए ये कौन सा पोर्ट नंबर यूज करता है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आता है। उस टोपोलॉजी का नाम बताइए जिसमें कंप्यूटरों की एक श्रृंखला एक दिशा में एक दूसरे से जुड़ी होती है। ये कौन सी टोपोलॉजी होगी जिसमें एक श्रृंखला में एक दूसरे के साथ जुड़ी होती है? अब यहां पे बहुत से बच्चे कंफ्यूज होंगे और मुझे पता है कि ऑप्शन आएगा बी। आयुष आपने 80 बताया, बिल्कुल सही, वेरी गुड। नेहा आपका भी आंसर सही है, पोर्ट नंबर 80 का इस्तेमाल होता है। शिवानी आपका भी आंसर सही है, गुड। निशा सिंह आपका भी आंसर सही है, पोर्ट नंबर 80 का इस्तेमाल करता है, गुड। आपकी अच्छी तैयारी आप सभी के, विश यू ऑल द बेस्ट। अब इसका आंसर क्या होगा सही? मुझे पता है कि इसमें मैक्सिमम बच्चे ऑप्शन बी सेलेक्ट करेंगे और जो पूरी तरह से कंफ्यूज हैं वो ए बी सी डी कुछ भी दे देंगे, क्योंकि तीन तरह की कैटेगरी होती है। एक वो बच्चे होते हैं जो अच्छी तरीके से तैयारी करके आते हैं, और एक वो बच्चे होते हैं जो कहीं ना कहीं चीजें सीख रहे होते हैं, और तीसरी एक कैटेगरी होती है जिनको सीखना ही नहीं है, उनको क्या करना है, ए बी सी डी कुछ भी मार्क करना है। तो कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या है? अभी कुछ जगह हमें सही आंसर मिल रहा है, आयुष सिंह, गुड। आपका आंसर बिल्कुल सही है, रिंग टोपोलॉजी। पूछा क्या गया है ये भी समझ लीजिए, उस टोपोलॉजी का नाम बताइए जिसमें कंप्यूटरों की एक श्रृंखला एक दिशा में एक दूसरे के साथ जुड़ी होती है। देखिए, रिंग टोपोलॉजी ऐसी होती है, ठीक, और इसमें इस तरह से कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं, और इसमें डेटा ट्रांसमिशन भी एक ही डायरेक्शन में होता है, ऐसा नहीं किधर भी भेज देगा कोई भी। इसमें डेटा ट्रांसमिशन अगर इस डायरेक्शन में है तो इसी डायरेक्शन में डेटा ट्रांसमिट होगा, और इसी वजह से इसको लेजी टोपोलॉजी भी कहा जाता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, रिंग टोपोलॉजी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, विच टाइप ऑफ अटैक इन्वॉल्व्स फ्लूडिंग अ नेटवर्क और सर्विसेज विथ एन exclusive amount of traffic in a attempt to make unavailable to users? इस क्वेश्चन को समझिए पहले, जैसे कोई एक नेटवर्क है, उस नेटवर्क में बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, इस नेटवर्क के माध्यम से बहुत सारे यूजर्स कनेक्टेड हैं, कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे एक यूजर ऐसा आता है जो यूजर नहीं है, वो हैकर है। वो क्या करता है, ये सभी एक सर्वर को एक्सेस कर रहे हैं, ये सर्वर यहाँ पर है, और इस सर्वर को ये सारे लोग एक्सेस करना चाहते हैं। इसने अपना कोई एक विक्रम एक जाल बिछाया और इसकी एक्सेस सर्विस को ब्लॉक कर देता है। यहां तक लोग एक्सेस नहीं कर पा रहे, सर्वर तक डेटा नहीं भेज पा रहे, ना ही इस सर्वर से डेटा एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। तो इसको बेसिकली क्या कहते हैं? किस प्रकार के हमले में किसी नेटवर्क या सेवा के उपयोगकर्ताओं के लिए अनु अनुपलब्ध बनाने के लिए, मींस अनअवेलेबल बनाने के लिए, बनाने के प्रयास में अत्यधिक मात्रा में ट्रैफिक भरना शामिल है। ये क्या होता है? सही आंसर क्या होगा? कई बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर भी दे दिया है, गुड। बेटा, आप में से बहुत से बच्चों के कुछ अलग अलग क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो अभी के लिए हम क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछिए जो अदर आपके टॉपिक्स हैं, या फिर आप एग्जाम से रिलेटेड या कुछ और पूछना चाहते हैं, क्लास के बाद में पूछिएगा, हम जरूर आपको रिप्लाई करेंगे। डॉस अटैक इसको बोलते हैं, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। डॉस क्या होता है? डिनायल ऑफ सर्विस।
इसमें क्या होता है, ये क्या करेगा, यहाँ पे एक डमी ट्रैफिक भेज देगा और इसकी कैपेबिलिटी मान लीजिए 1 सेकंड में 1000 यूजर्स को रिस्पॉन्स करने के है, तो इसने क्या किया, 2000 का ट्रैफिक भेज दिया। अब ये किसी को सर्विस उपलब्ध नहीं करा पाएगा, तो इसको बोलते हैं डी डॉस अटैक। क्या बोलते हैं, डी डॉस अटैक। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर कोड का एक प्रकार नहीं है, इनमें से कौन से कंप्यूटर कोड का एक प्रकार नहीं है। देखिए आपको पता है कि कंप्यूटर जो होता है वो सिर्फ हमारा 0 और 1 जानता है, इसको सिर्फ दो चीजें पता है, 0 और 1, इसके सिवा कुछ भी नहीं जानता है। तो आपको पता है कि आप अपने कीबोर्ड पे ए लिखते हैं या फिर स्मॉल ए लिखते हैं या फिर आपने हैश लिख दिया, डॉलर लिख दिया, तो ये चीजें कंप्यूटर कैसे समझता है, इसके पीछे की साइंस ये है कि इसके लिए कोडिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ए को कंप्यूटर में रिप्रेजेंट करना है तो इसको एक 65 स्काई कोड असाइन किया गया है, और बी को 66 असाइन कर दिया गया, सी को 67 असाइन कर दिया गया। इस तरीके से इसको कोड दिए गए। जैसे स्मॉल ए होता है, इसको 97 असाइन किया गया है, मीन्स अब इसका बाइनरी बना लीजिए 97 का। तो जब आप ए प्रेस करते हो तो 65 का क्या जाता है कंप्यूटर के पास, बाइनरी कोड जाता है, जो कि 0 1 के फॉर्म में होता है, इस तरह से। ओके, अब इसके लिए क्या किया गया, कुछ साइंटिफिक तरीके निकाले गए, कोडिंग टेक्निक निकाली गई। तो 3 तरह की कोडिंग टेक्निक होती हैं, एक होता है स्काई, बीसीडी और ईबीसीडीआईसी। आपके एग्जाम में इन तीनों के फुल फॉर्म पूछे जा चुके हैं। इसमें ईडीआईसी ये राइट आंसर हो जाएगा, ये नहीं होता है, ये कोडिंग टेक्निक नहीं है। अब इन सभी के फुल फॉर्म याद कर लीजिए। अमेरिकन अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इसको बोलते हैं। ये 2 वर्जन में आता है। एक तो आता है 7 बिट, जिसमें मैक्सिमम 128 डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज को रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जिसमें नंबर्स, अल्फाबेट्स और स्पेशल कैरेक्टर शामिल होते हैं। एक आता है 8 बिट का स्काई कोड, जिसमें मैक्सिमम 256 डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं कंप्यूटर में, हर तरह के स्पेशल कैरेक्टर, नंबर्स और अल्फाबेट्स। ओके, दूसरा है बाइनरी कोडेड डेसिमल। ये 4 बिट का कोड होता है। कितने बिट का होता है, 4 बिट का कोड होता है। और अगर हम ईबीसीडीआईसी की बात करें तो ये भी काफी पॉपुलर कोडिंग टेक्निक है, जिसको आईबीएम कंपनी ने डेवलप किया था। ईबीसीडीआईसी का फुल फॉर्म होता है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, और ये क्या होता है, ये भी 8 बिट का कोड है। जबकि स्काई के 2 अलग अलग वर्जन है, 7 बिट और 8 बिट। तो यहां से कई सारे और भी क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे एक नॉर्मली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, स्काई कोड के 8 बिट वर्जन से अधिकतम कितनी वैल्यूज रिप्रेजेंट की जा सकते हैं, तो 8 बिट से 256। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस आज की सीरीज में लेके आए। अगर आप इस क्लास को अच्छे से देख लेंगे तो कहीं ना कहीं पूरा चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 9 तक कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के संचालन को नियंत्रित करने के लिए डिजाइन किया गया है, बताइए सही आंसर क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के संचालन को नियंत्रित करने के लिए डिजाइन किया गया है, ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम सॉफ्टवेयर, किसका इस्तेमाल होता है। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल होता है, और ये किस में आता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, गुड। अगला क्वेश्चन देखिए, किस नेटवर्क टोपोलॉजी के लिए सेंट्रल मोड या डिवाइस की जरूरत होती है, किस नेटवर्क टोपोलॉजी के लिए सेंट्रल नोड या डिवाइस की जरूरत होती है। इसका आंसर बताने की जरूरत नहीं है, आप सब जानते होंगे, स्टार टोपोलॉजी इज द राइट आंसर। और आप में से जो बच्चे लगता है ट्रिपल सी बहुत टफ है, आप हमारे ज्ञानएक्सपी मोबाइल ऐप पे ट्रिपल सी का कोर्स ज्वाइन कीजिए। जस्ट 249 रुपीज में कोर्स अवेलेबल है। आपको कंप्यूटर के बारे में ढेर सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। आप इन 249 रुपीज में आप इतना कुछ सीखेंगे, जो आने वाले भविष्य में आप कोई भी कंप्यूटर का एग्जाम देते हैं तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ से बहुत सारा गाइडेंस और नॉलेज मिलेगा, जो कि अदर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं जिसमें कंप्यूटर के क्वेश्चंस आते हैं, आप ट्रिपल सी भी क्वालिफाई करेंगे, और ये ढेर सारा नॉलेज आप अदर एग्जाम में भी कहीं ना कहीं बहुत हेल्प करने वाला है।
तो निम्नलिखित में से ऑपरेशन के आधार पर कौन सा कंप्यूटर का प्रकार नहीं है? इसको दो तरह से पूछा जाता है, एक वर्किंग के बेसिस पे या ऑपरेशंस के बेसिस पे। इनमें से कंप्यूटर का कौन सा प्रकार या टाइप नहीं है? तो वर्किंग के आधार पे तीन तरह के कंप्यूटर्स होते हैं, डिजिटल, एनालॉग और हाइब्रिड। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रिमोट। ये ऑपरेशन या वर्किंग के आधार पे कंप्यूटर का टाइप नहीं है, सिर्फ ये तीन टाइप होते हैं, डिजिटल, एनालॉग और हाइब्रिड। जबकि साइज के आधार की बात करेंगे, साइज के आधार पे कौन कौन से कंप्यूटर होते हैं? माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर, ये कंप्यूटर्स होते हैं साइज के आधार पे। निम्नलिखित में से किस प्रकार का कंप्यूटर अधिकतर स्वचालित संचालन के लिए उपयोग किया जाता है, मींस ऑटोमेशन के लिए? इनमें से किस टाइप का कंप्यूटर सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है ऑटोमेशन के लिए? ये होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। ये ऑटोमेशन के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला कंप्यूटर है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर गति और भंडारण क्षमता के लिए या भंडारण क्षमता के मामले में मेन फ्रेम कंप्यूटर से कम है? देखिए, सबसे पहले क्या आता है साइज के आधार पे? माइक्रो, फिर आता है मिनी, फिर आता है मेन फ्रेम, फिर आता है सुपर। तो साइज में सबसे छोटा कौन सा होता है? ये होता है। अगर हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो साइज बढ़ेगा, और नीचे की तरफ आएंगे, सॉरी, ऊपर की तरफ जाएंगे तो साइज कम होगा, और नीचे की तरफ आएंगे तो साइज बढ़ेगा। इसी तरह से ऊपर की तरफ जाएंगे तो प्रोसेसिंग पावर कम होगी। छोटा है तो जाहिर सी बात है उसकी प्रोसेसिंग पावर भी कम होगी। ठीक है, तो यहां पे क्या पूछा गया? मामले में मेन फ्रेम कंप्यूटर से कम है, किसको कंपेयर किया जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर गति और भंडारण क्षमता के मामले में मेन फ्रेम कंप्यूटर से कम कौन सा है? यहाँ पे देखिए, मेन फ्रेम, हाइब्रिड, मिनी। तो मेन फ्रेम के बाद कौन सा आता है? मिनी। तो ये इससे छोटा भी होता है, उसकी वर्किंग कैपेबिलिटी या फिर प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी दोनों ही कम होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, मिनी इज द राइट आंसर। हाइब्रिड नहीं होगा, बहुत से बच्चे सुपर भी बता रहे हैं, सुपर तो ऊपर हो गया। विंडो 10 में गेम बार के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? अब विंडो 10 और विंडो 11 में जो गेम लवर्स हैं उनके लिए यहाँ पे गेम का अलग से पैनल दे दिया गया है, एक टूल दे दिया गया है जिसमें आप स्ट्रीमिंग कर सकते हो, अपने सिस्टम की परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो। तो गेम बार को इनेबल करना है तो विंडो प्लस जी शॉर्टकट की यूज करेंगे। मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है और सिंपल भी है, हर बच्चे को पता होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं 60 to 80% बच्चे गेम में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं। सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, आउटलाइन, एम्ब्रॉस, एनग्रेव किसके रूप में जाने जाते हैं? अब इसमें से कुछ ऐसी चीजें होंगी जो बच्चे जानते नहीं होंगे। वैसे ये सारे ऑप्शन आपको फॉर्मेटिंग ऑप्शन में मिल जाएंगे। कहां पे? लिब्रे ऑफिस, इंप्रेस में, कैल्क में या राइटर में, सभी में मिलेंगे। तो ये सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट क्या होता है सबको पता होगा। जैसे सेकंड लिखा तो ये सुपर स्क्रिप्ट हो गया, फर्स्ट लिखा हमने तो ये सब स्क्रिप्ट हो गया, ये सुपर है ये सब स्क्रिप्ट हो गया। ये सब क्या होते हैं? फॉन्ट इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? फॉन्ट इफेक्ट। मींस ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, आउटलाइन, एम्ब्रॉस, एंग्रेव, ये सब क्या है? फॉन्ट इफेक्ट होते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। यस, वेरी गुड। एडमिट कार्ड आ जाएगा बेटा, परेशान मत हो। आज आना था बट किसी वजह से थोड़ा सा डिले हुआ, क्योंकि इस समय ओ लेवल के एग्जाम चल रहे हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम। और आज ऑलमोस्ट मैक्सिमम सेंटर पे ओ लेवल का प्रैक्टिकल एग्जाम ओवर हो चुका है। तो ओ लेवल जो नाइलेट की टीम है इस समय मोस्टली ओ लेवल के एग्जाम में बिजी थी, इसी वजह से आपका एग्जाम भी इस बार लेट हो रहा है। एक आरक्षण जो सामान्य पाठ से, सॉरी, एक अक्षर जो सामान्य पाठ या टेक्स्ट से थोड़ा ऊपर दिखाई देता है, ये क्या कहलाता है? थोड़ा ऊपर दिखता है, ये क्या है? छोटा भी होता है, ऊपर भी दिखता है, ये होता है सुपर स्क्रिप्ट। अब आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है लिब्रे ऑफिस राइटर में सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या है? सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या है? ऑप्शन बी, सुपर स्क्रिप्ट। चलिए, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो एक प्रकार का मैलवेयर प्रोग्राम है जो किसी सिस्टम को लॉक या नियंत्रित कर सकता है, मींस ऐसा कौन सा मैलवेयर प्रोग्राम होता है
जो सिस्टम को रिमोटली लॉग या कंट्रोल कर सकता है, ये होता है रैंसमवेयर। ऑप्शन डी, रैंसमवेयर इज द करेक्ट आंसर। सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट प्लस बी, वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा नेटवर्क टोपोलॉजी दोषपूर्ण उपकरणों की आसान पहचान और अलगाव की अनुमति देता है? कौन सा नेटवर्क टोपोलॉजी दोषपूर्ण, जैसे कि किसी नेटवर्क में कोई सिस्टम कनेक्टेड है और वो कनेक्टेड किसी वजह से क्या हो गया, नेटवर्क से बाहर हो गया या फिर उसमें कोई फॉल्ट आ गई, तो ऐसा पूछा गया कौन सा नेटवर्क टोपोलॉजी दोषपूर्ण उपकरणों की आसान पहचान और अलगाव की अनुमति देता, मीन्स उसको आप कभी भी उस नेटवर्क से हटा सकते हैं, उससे चल रहे नेटवर्क पे किसी भी प्रकार का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसा कौन सा नेटवर्क होता है? ये होता है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में इस तरह से नेटवर्क है, ये कंप्यूटर कनेक्टेड है, अब ये कंप्यूटर काम नहीं कर रहा, हटा दीजिए, पूरा नेटवर्क चलता रहेगा, कोई भी इफेक्ट यहाँ पे नहीं पड़ेगा। पाठ चित्रों और वस्तुओं को प्रदर्शित करने के लिए एक बॉक्स प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पे कुछ इसको इस तरीके समझिए, टेक्स्ट, इमेज और ऑब्जेक्ट को प्रदर्शित करने के लिए एक बॉक्स प्रदर्शित किया जाता है। इसका नाम क्या है? लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में इसको बोलते हैं प्लेस होल्डर। जब आप कोई स्लाइड बनाते हैं तो आपने देखा होगा वहां पे डॉटेड बॉक्स बने रहते हैं जिसके अंदर आप टेक्स्ट इंसर्ट करते हैं। तो इसमें आप इमेज भी डाल सकते हैं, टेबल भी डाल सकते हैं, कोई शेप डाल सकते हैं, टेक्स्ट डाल सकते हैं, इनको बोलते हैं प्लेस होल्डर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, प्लेस होल्डर इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। लिब्रे ऑफिस प्रेजेंटेशन में कौन सा टेबल टूल का हिस्सा नहीं है? लिब्रे ऑफिस प्रेजेंटेशन में कौन सा टेबल टूल का हिस्सा नहीं है? जो टेबल टूल आता है, टेबल मेन्यू बार होता है लिब्रे ऑफिस में, यहाँ पे किसका नाम लिया गया? लिब्रे ऑफिस प्रेजेंटेशन में। तो प्रेजेंटेशन में तो यहाँ पे टेबल इंसर्ट करने के लिए आपको इंसर्ट मेन्यू पे जाना पड़ेगा, बट जब आप टेबल इंसर्ट कर लेते हैं अपनी आप स्लाइड में, तो यहाँ पे एक टेबल बना दिया आपने, तो इसका अलग से एक टूल बार आ जाता है नीचे की तरफ, जिसमें कई सारे टेबल फॉर्मेटिंग से रिलेटेड ऑप्शंस दिए रहते हैं। तो स्प्लिट कर सकते हो आप टेबल को, बॉर्डर स्टाइल बना सकते हैं। बॉर्डर स्टाइल मीन्स जो यहाँ पे लाइन्स हैं, ये जितनी भी लाइन्स हैं, इनको थिक करना है, पतला करना है, कलर चेंज करना है, या फिर आपको इनका स्ट्रेट लाइन चाहिए, इस तरीके के लाइन चाहिए, डबल लाइन चाहिए, कोई भी स्टाइल आप ले सकते हैं। यहाँ पे सेटिंग पूछा क्या गया है? लिब्रे ऑफिस प्रेजेंटेशन में कौन सा टेबल टूल का हिस्सा नहीं है? अगर यहाँ पे प्रेजेंटेशन की जगह कुछ भी लिखा होगा, चाहे वो लिब्रे ऑफिस कैल्क लिखा हो, इम्प्रेस लिखा हो या राइटर लिखा हो, सभी में इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा लाइन स्टाइल यहाँ पे नहीं होता है, ये बॉर्डर स्टाइल में ही आ जाता है, इसमें लाइन स्टाइल नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39, प्रेजेंटेशन स्लाइड शो शुरू करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? ये क्वेश्चन दो तरह से आ सकता है। करंट स्लाइड से स्लाइड शो स्टार्ट करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट प्लस F5, बट शुरुआत से या पहली स्लाइड से प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? F5। तो यहाँ पे पूछा गया प्रेजेंटेशन स्लाइड शो शुरू करने की शॉर्टकट की क्या, तो वैसे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बहुत सारे बच्चे लाइव हैं, बट जो आंसर्स हैं वो चैट सेक्शन में बहुत कम दिख रहे हैं, रीजन क्या मुझे नहीं पता। कहीं ना कहीं जब आप अपना आंसर रिप्लाई करते हो और अगर गलती से वो गलत हो जाता है, तो गलत होने का मतलब ये नहीं कि आपसे कोई चूक हुई, आप उस क्वेश्चन का आंसर 100% याद कर लेते हैं, क्योंकि आप जब अपनी गलती का एहसास करते हैं ना, तो चीजें हम जल्दी से गेन करते हैं। तो आप रिप्लाई कीजिए आंसर और चेक करिए जो भी आंसर हम यहाँ पे बता रहे हैं, अगर 100% सही है तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा, और अगर आप गलत कर देते हैं उसका आंसर, तो वो क्वेश्चन वहीं पे तैयार हो जाएगा, एक इमेज आपके माइंड में बन जाएगी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको एक गलती का एहसास होता है कि हमने ये गलत कर दिया, तो आप उसको इमीडिएट सीख लेते हैं। उस समय आपके माइंड का जो लर्निंग पावर होते है बढ़ जाता है। तो आप कमेंट्स करिए, जरूर इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। प्रिंटर का रेजोल्यूशन डीपीआई में मापा जाता है। डीपीआई क्या होता है? डीपीआई मींस डॉट पर इंच। जैसे मान लीजिए एक पेज है, इसमें हमने इस तरीके के डॉट रखे हैं, इतने डॉट हो गए। अगर इसमें नंबर ऑफ डॉट्स बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा? इसकी क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी।
तो डीपीआई होता है डॉट पर इंच। इसमें रेजोल्यूशन मापा जाता है या फिर जो प्रिंटर की क्वालिटी है उसको मेजर किया जाता है। मींस ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, ट्रू, बिल्कुल सही है। और स्पीड को किस में मापते हैं? स्पीड मापने के लिए प्रिंटर की अलग अलग कैटेगरीज हैं, उसके हिसाब से इसकी स्पीड भी वेरी करती है। जैसे पीपीएम होता है, पेज पर मिनट, एलपीएम होता है, लाइन पर मिनट। जो लाइन प्रिंटर होते हैं उनकी स्पीड लाइन पर मिनट में मेजर किया जाता है। अब जैसे इस समय आप थर्मल प्रिंटर इस्तेमाल करते हैं या लेजर प्रिंटर इस्तेमाल करते हैं या फिर इंकजेट प्रिंटर इस्तेमाल करते हैं, इनकी स्पीड किस में मापी जाती है? पेज पर मिनट में। ये होता है एलपीएम। दूसरा होता है जो हमारे इंपैक्ट प्रिंटर होते हैं उनको सीपीएम बोलते हैं। सीपीएम में मापी जाती है उनकी स्पीड, कैरेक्टर पर मिनट। तो ये हमारे इंपैक्ट प्रिंटर्स होते हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। एक बाइट को दर्शाने के लिए 8 बिट्स के समूह का उपयोग किया जाता है। 8 बिट्स इक्वल क्या होता है? 1 बाइट। और एक बिट में आप क्या कर सकते हैं? या तो 0 या फिर 1। मीन्स अगर कुछ इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर ये वैल्यू लिखी हुई है, इसमें देखिएगा टोटल नंबर ऑफ 1 एंड 0 को काउंट करेंगे तो कितने हैं? 8। कितने हैं? 8। मीन्स ये क्या है? 8 बिट्स है जो कि एक बाइट के बराबर है। तो एक बाइट में आप कितने नंबर ऑफ बाइनरी डिजिट स्टोर कर सकते हैं? 8। तो यहां पे एक बाइट को दर्शाने के लिए 8 बिट्स के समूह का उपयोग किया जाता है। जी हां, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ बढ़ेंगे। गेटवे के कनेक्शन की परवाह किए बिना एक गेटवे को केवल एक आईपी पता आवंटित किया जाता है। आईपी क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल इसको बोलते हैं। आईपी दो तरह के हैं, एक होता है IPv4 और एक होता है IPv6। इसका साइज होता है 32 बिट्स का और IPv6 का साइज होता है 128 बिट्स। इसमें टोटल कितनी क्लासेस हैं? 5 क्लासेस में इसको डिवाइड किया गया, इसको क्लासेस में डिवाइड नहीं किया गया है। ठीक है। अब गेटवे का इस्तेमाल कहां पे होता है? गेटवे हम वहां पे यूज करते हैं जब दो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स की लाइंस को आपस में जोड़ना होता है। जैसे एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, इन दोनों के अलग अलग प्रोटोकॉल से इनको जोड़ना है तो यहाँ पे गेटवे कनेक्ट कर लेंगे। और अगर सिमिलर प्रोटोकॉल्स की लाइंस को आपस में जोड़ना होता है या दो अलग अलग नेटवर्क को जोड़ना है आपस में, बट वो सिमिलर प्रोटोकॉल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहां पे क्या यूज करेंगे? ब्रिज का इस्तेमाल करेंगे। गेटवे और ब्रिज दोनों का ही दो नेटवर्क को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है, बट कब कौन सा इस्तेमाल होगा वो डिपेंड करेगा कि दोनों नेटवर्क किस टाइप के हैं। क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ऑप्शन ए ट्रू इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए ट्रू हो जाएगा। अमृता आपका आंसर गलत हो गया, शिवानी आपका सही है, विजय कुमार आपका भी आंसर सही है, गुड। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, क्या सीडी रोम पर उपलब्ध प्रोग्राम हमेशा वायरस मुक्त होता है? क्या सीडी रोम पर उपलब्ध प्रोग्राम हमेशा वायरस मुक्त होता है? बताइएगा। और आप में से जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस समय, क्लास कैसी लग रही है एक बार सभी बताएंगे चैट सेक्शन में, आपको क्लास कैसी लग रही है। और कल भी आप हमारे साथ जरूर जुड़िए शाम को 8 बजे, इसी तरह की इंफॉर्मेटिव मैराथन क्लास हम लेके आ रहे हैं, क्योंकि इस बार हम बहुत कम ट्रिपल सी की क्लासेस कर पा रहे थे ओ लेवल एग्जाम की वजह से, बट अब आपको ट्रिपल सी की रेगुलर क्लासेस मिलेंगी और हर एक क्लास आपको ज्वाइन करनी है क्योंकि टाइम कम बचा है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी गलत स्टेटमेंट है, फॉल्स। क्या लिखा था? क्या सीडी रोम पर उपलब्ध प्रोग्राम हमेशा वायरस मुक्त होता है? जी नहीं, सीडी रोम में भी स्टोर प्रोग्राम के अंदर वायरस आ सकता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, फॉल्स। आप सब प्लीज एक बार बताइए क्लास कैसी लग रही है। इंटरनेट पर हाइपरलिंक किए दस्तावेज का संग्रह बनाता है, क्या कहते हैं इसको? वर्ल्ड वाइड वेब के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए, जिसको टिम बर्नर्स ली ने बनाया था, WWW वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क सुरक्षा खतरे का एक उदाहरण है? नेटवर्क सुरक्षा खतरे का एक उदाहरण है, इनमें से कौन सा हो जाएगा सही आंसर? ऑप्शन सी, मैलवेयर।
ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मैलवेयर वो एप्लीकेशंस होते हैं जो कहीं ना कहीं आपको हानि पहुंचा सकते हैं, आपके डेटा को डिलीट कर सकते हैं, आपके सिस्टम में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, आपके सिस्टम को हैक कर सकते हैं। नेटवर्क सुरक्षा में फायरवॉल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? फायरवॉल एक तरह से आपके सिस्टम का गेट कीपर होता है, आपके नेटवर्क का गेट कीपर है। कोई भी आएगा तो उसको प्रॉपर चेक करेगा उस डेटा को। कोई भी डेटा आपके सिस्टम से बाहर जा रहा होगा, नेटवर्क से बाहर जा रहा है, तो उसको भी प्रॉपर चेक करता है। तो एक तरह से गेट कीपर का काम करता है। तो अनधिकृत पहुंच को ब्लॉक करें, ऑप्शन सी। अनऑथराइज एक्सेस को क्या करता है? ब्लॉक कर देता है। तो ये आपको एक तरह से आपके सिस्टम को नेटवर्क पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। कौन सा नेटवर्क सुरक्षा उपाय अनधिकृत उपकरणों को वायरलेस नेटवर्क से कनेक्ट होने से रोकता है? कौन सा नेटवर्क सुरक्षा उपाय अनधिकृत उपकरणों को, मींस जो अनऑथराइज डिवाइसेस होते हैं, उनको नेटवर्क से कनेक्ट करने से रोकता है? ये होता है मैक फिल्टरिंग। जैसे आजकल आप देखते हैं पब्लिक वाईफाई होता है, तो आप कोई भी जाओ और कनेक्ट कर लो, अपना इंटरनेट एक्सेस स्टार्ट कर दिया। दूसरा होता है कि आप एक प्राइवेट वाईफाई है, आप उससे कनेक्ट हो जाते हैं, बट उसको एक्सेस करने के लिए आपको पासवर्ड की आवश्यकता होती है। तीसरा एक फिल्टरिंग मेथड होता है जिसमें मैक फिल्टर कर दिया। अगर हमने अपनी वाईफाई में मैक फिल्टरिंग लगा दी तो उस वाईफाई से वही डिवाइस कनेक्ट हो पाएंगे जिनका मैक एड्रेस हमने अपने राउटर में पहले से स्टोर करके रखा है। अदरवाइज दूसरा कोई डिवाइस उस तक कनेक्ट ही नहीं हो पाएगा, मींस पासवर्ड डालने का ऑप्शन ही नहीं आएगा, आप उससे जुड़ ही नहीं पाएंगे, उससे कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो ये होता है मैक फिल्टर। और हर एक डिवाइस का अपना एक मैक एड्रेस होता है जिसको हम फिजिकल एड्रेस बोलते हैं। रुपया शब्द किससे बना या किस भाषा से लिया गया? तो आपके ट्रिपल सी एग्जाम में बैंकिंग के क्वेश्चंस भी आते हैं। ट्रिपल सी में टोटल 9 चैप्टर्स होते हैं और इसका सिलेबस अगस्त 2019 में चेंज हुआ था। कई बच्चे पूछते हैं सर 2020 वाले वीडियो देख लें, 21 वाले देख लें, तो बेटा 2019 में सिलेबस आपका चेंज हुआ था। सेम सिलेबस है 2023 में, तो कंफ्यूज मत हो। सेम सिलेबस है। आप प्रीवियस अगस्त 2019 के बाद से 2023 के बीच जितने भी वीडियोस हैं वो सभी न्यू पैटर्न पे बेस्ड हैं। कोई भी एक प्लेलिस्ट उठाइए, अच्छे से पढ़िए, मन से पढ़िए, आपका कल्याण होगा। एक बार में आप अपना एग्जाम जरूर क्वालिफाई करेंगे। ईमेल पासवर्ड कैसे प्राप्त करें? आपका एक ईमेल अकाउंट है और आपने गलती से पासवर्ड भूल गए, तो क्या करेंगे? फॉरगेट पासवर्ड पे जाएंगे और उसे रिकवर कर लेंगे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, बॉडी टेक्स्ट, टेक्स्ट बॉडी के लिए शॉर्टकट कुंजी, ये मैंने शुरुआत में बताया था। जो शुरुआत से बच्चे जुड़े हैं उनको पता होगा। बॉडी टेक्स्ट ऑप्शन आपको कहां पे मिलता है? फॉर्मेट मेन्यू के अंदर मिलता है। चलिए एक बार फिर से देखते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर है, फॉर्मेट मेन्यू में जाएंगे, टेक्स्ट में जाते हैं, यहाँ पे देखिए, सॉरी, ये स्टाइल में आपको मिलेगा बॉडी टेक्स्ट। बाय मिस्टेक मैंने फॉर्मेट मेन्यू बोला है, ये स्टाइल मेन्यू के अंदर आपको मिलेगा। यहाँ पे थोड़ा सा जूम पे देखिए, ये आपको दिख रहा होगा बॉडी टेक्स्ट। ये काम कब आता है? कंट्रोल+0 इसकी शॉर्टकट की है। ये काम कब आता है? छोटा सा एग्जांपल आपको दिखाते हैं, ये काम कब आता है। जैसे हम यहाँ पे कुछ टाइप कर देंगे, जूम करते हैं तो आपको दिखेगा, मैंने लिखा यहाँ पे ज्ञान XP और इसको कॉपी कर देते हैं। इसको कॉपी किया हमने और फिर से स्टाइल में जाएंगे और इसको हम हेडिंग 1 बना देते हैं। अब देखो ये हेडिंग 1 बन गया। इसी तरह से मान लीजिए आपका कोई पैराग्राफ है और जिसमें कुछ अलग अलग तरह की फॉर्मेटिंग आपने अप्लाई कर रखी है, उसको नॉर्मल टेक्स्ट में लाना है। तो अब हमें नॉर्मल टेक्स्ट लाना है तो क्या करेंगे? इसको सेलेक्ट करते हैं और कंट्रोल 0 प्रेस कर देंगे। तो आप देखिए नॉर्मल टेक्स्ट हो गया ना, मीन्स बॉडी टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है उसको। ठीक है, तो ये हो गया कंट्रोल+0 जो कि होता है बॉडी टेक्स्ट। और ये ऑप्शन आपको स्टाइल मेन्यू में मिलेगा। अगर पूछ ले कि बॉडी टेक्स्ट का विकल्प कहां पे होता है, तो स्टाइल मेन्यू में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंट्रोल+0 आपसे आप सुनते चले आ रहे होंगे, बट अब आपको एक्चुअल में इसका यूज समझ में आ गया होगा। ईमेल भेजने के बाद कहां रखा जाता है? जब आप किसी को मेल भेजते हैं तो दो तरह की सिचुएशंस होती हैं। अगर वो ईमेल उस तक पहुंच गया है, डिलीवर्ड हो गया, उसके इनबॉक्स तक पहुंच चुका है, तो कहां पे आ जाएगा? सेंट बॉक्स के अंदर आएगा। कहां पे आ जाएगा? सेंट बॉक्स में। और अगर उस तक नहीं पहुंचा है, रास्ते में कहीं होल्ड हो गया, किसी वजह से हो सकता है जिसने आपको भेजा है, जिसको आपने भेजा है उसका मेल सर्वर डाउन हो, या फिर उसका इनबॉक्स का स्पेस जितना है पूरा फुल हो गया, तो उस तक मेल नहीं पहुंचेगा। तो वो मेल कहां पे रहेगा? आउट बॉक्स में रहेगा।
जब उस तक वो मेल डिलीवर्ड हो जाएगा तो आउट बॉक्स से कहां जाता है, फाइनली सेंड बॉक्स के अंदर। तो टेम्परेरी तौर पे अगर पूछा जाए एग्जाम में, टेम्परेरी तौर पे भेजा गया ईमेल कहां पर सुरक्षित रहता है, तो उस केस में राइट आंसर क्या होगा, आउट बॉक्स। टेम्परेरी तौर पे यहां पे सेव होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव बुद्धि के यांत्रिकी की जांच करने वाला क्षेत्र या एरिया कौन सा है। ह्यूमन इंटेलिजेंस जो मैकेनिज्म है उसको इन्वेस्टिगेट करने के एरिया को किस नाम से जानते हैं, ये पूछा गया इसमें, जल्दी से बताइए। मोस्ट इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये कई बार आपके एग्जाम में आ भी चुका है। चलिए जल्दी से बताइएगा, ये एग्जाम में कई बार ट्रिपल सी एग्जाम में रिपीट हुआ है। कॉग्निटिव साइंस इसको बोलते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन ए, कॉग्निटिव साइंस इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे कई सारे, टोटल बेटा 100 क्वेश्चन हैं और अभी हमने 53 क्वेश्चन कवर किए हैं। तो क्लास थोड़ी सी लंबी होगी, क्लास हमारी थोड़ी सी लंबी होती है, जान पता है, क्योंकि जब तक हम उसको अच्छे डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करेंगे, सिर्फ आंसर बता के आगे बढ़ेंगे, उससे कोई फायदा नहीं। लैन में डेटा के हस्तांतरण की दर मींस ट्रांसमिशन रेट क्या होता है, अगर हम लैन में एक जगह से दूसरी जगह डेटा भेजते हैं तो इसकी स्पीड क्या होती है। वैसे यहां पे अगर हम देखें जो ऑप्शन दिए गए उसमें से ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको बोला जाता है MBPS। यहाँ पे बी स्मॉल में लिखा जाता है, बिट पर सेकंड होता है, मेगा बिट पर सेकंड, और यहाँ पे बी स्मॉल में होता है। तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप कम्युनिकेशन मीडियम कौन सा यूज कर रहे हैं। जैसे लैन में आमतौर पे हम ट्विस्टेड पेयर केबल का इस्तेमाल करते हैं, और ट्विस्टेड पेयर केबल की भी अलग अलग कैटेगरी आती हैं। एक केबल आता है कैट 5, और दूसरा केबल आता है जो इस समय इस्तेमाल होना स्टार्ट हो गया है, ये कैट 6 कैटेगरी जो होती है, इसकी स्पीड होती है जीबीपीएस में, जीबीपीएस। और कैट 5 जो होता है, ये जो केबल आता है ट्विस्टेड पेयर, इसकी स्पीड होती है एमबीपीएस में, एमबीपीएस। तो यहाँ पे देखिए एमबीपीएस मैक्सिमम दिया गया है, इसी वजह से हमने इसको सेलेक्ट किया है। अगर यहाँ पे जीबीपीएस का भी ऑप्शन दे दिया जाएगा तो उस केस में आपको जीबीपीएस सेलेक्ट करना है, क्योंकि कैट 6 केबल हमें जीबीपीएस में लैन में डेटा ट्रांसमिशन स्पीड प्रोवाइड करता है। प्रमाण पत्र प्राधिकरण डिजिटल प्रमाण पत्र के साथ हस्ताक्षर करता है, मीन्स जो हमारा डिजिटल सर्टिफिकेट होता है उसमें सर्टिफिकेट अथॉरिटी जो हमें सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है। जैसे आप अभी ट्रिपल सी एग्जाम क्वालिफाई करेंगे तो नाइलेट आपको एक सर्टिफिकेट इशू कर देगा, डिजिटल सर्टिफिकेट होता है जो कि पीडीएफ होती है, आप डाउनलोड करते हैं। नाइलेट आपको कोई हार्ड कॉपी आपके घर पे नहीं भेजेगा। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क लगा रहता है, इसको हमें वेरीफाई करना पड़ता है। ऐसे अगर आप अपना आधार कार्ड डाउनलोड करते हैं, ई आधार, तो उसमें भी एक क्वेश्चन मार्क लगा रहता है, इसका डिजिटल सिग्नेचर आपको वेरीफाई करना होता है। तो इसके लिए किसका इस्तेमाल होगा, द सर्टिफिकेट अथॉरिटी साइन विथ द डिजिटल सर्टिफिकेट विथ, मीन्स जो डिजिटल सर्टिफिकेट इशू करने वाली अथॉरिटी है वो डिजिटल सर्टिफिकेट को किस की के माध्यम से साइन करती है। तो यूजर्स प्राइवेट की, सही आंसर क्या हो जाएगा, यूजर्स प्राइवेट की, ये सही आंसर हो जाएगा। यूजर्स प्राइवेट की के माध्यम से इसको क्या करता है, वो डिजिटली साइन कर देता है। क्या लिब्रे ऑफिस मेन्यू बार में सुधार कर सकते हैं, जो लिब्रे ऑफिस का मेन्यू बार होता है, मेन्यू बार आप सभी को पता है, क्या इसमें सुधार कर सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। ऑप्शन बी, कैसे सुधार कर सकते हैं, इसका इस समय बहुत बड़ा क्रेज चल रहा है। ओ लेवल के एग्जाम इस बार प्रैक्टिकल एग्जाम ऑनलाइन कर दिए गए, उसमें भी लिब्रे ऑफिस दिया गया था। अब लिब्रे ऑफिस नॉर्मली आपको ये वाला इंटरफेस दिखता है जिसमें आपको मेन्यूज में एडिट फाइल, फाइल एडिट व्यू इंसर्ट फॉर्मेट स्टाइल, ये सारे मेन्यूज दिखते हैं। बट इसमें एक दूसरा भी मेन्यू होता है, इंटरफेस, यूजर इंटरफेस पे जाइए और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है टैब्ड, ये ऑप्शन इधर आ गया, इसको थोड़ा सा ड्रैग करके लाते हैं। तो यहाँ पे देखिए टैब्ड इंटरफेस और अप्लाई टू राइटर, अब देखिए इसका मेन्यू चेंज हो गया। पहले क्या क्या आ रहा था, अब क्या मेन्यूज आ रहे हैं, फाइल, होम, इंसर्ट, लेआउट, रेफरेंसेस, रिव्यू, व्यू, एक्सटेंशन, टूल्स, ये कुछ जैसे आपका एमएस ऑफिस होता है, एमएस वर्ड, उस टाइप का मेन्यू दिख रहा है।
तो जी हाँ, बिल्कुल हम मेन्यूज में बदलाव कर सकते हैं। अगर हमारी नीड है तो हम उसमें बदलाव कर सकते हैं, हम दूसरा लेआउट चेंज कर सकते हैं। तो ट्रू हो जाएगा। वायरस 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 रिकॉग्निशन डिवाइस एक इनपुट डिवाइस है। सॉरी, वाइस यहाँ पे लिखा हुआ है। वाइस जो आप बोलते हैं उसको रिकॉग्नाइज करने का जो डिवाइस होता है, क्या वो इनपुट डिवाइस है? जी हाँ, बिल्कुल सही। आपका वॉइस कैप्चर करेगा मींस इनपुट लेगा, तो एक इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन ए इनपुट डिवाइस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन लिब्रे ऑफिस राइटर के लिए डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन है? लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क, इंप्रेस, इन तीनों के डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन आपको याद कर लेना है। ओडीटी, ओडीएस, ये डॉट होता है यहाँ पे, और डॉट ओडीपी, ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन, ये तो इनके डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन हो गए। बट अगर इनके टेम्पलेट का एक्सटेंशन पूछ ले, कई बार ये भी पूछ लेता है, तो डॉट ओटीटी, ओपन टेक्स्ट टेम्पलेट इसको बोलते हैं, टेम्पलेट टेक्स्ट। और यहाँ पे अगर हम स्प्रेडशीट की बात करें तो ओ टी एस, ओपन टेम्पलेट स्प्रेडशीट इसको बोलते हैं। और अगर प्रेजेंटेशन की बात करें तो इसमें भी आप टेम्पलेट बना सकते हैं। ओटीपी ये हो जाएगा ओपन टेम्पलेट प्रेजेंटेशन। तो इन चारों फाइल एक्सटेंशन को आप याद करिए, यहां से एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। वैसे इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, डॉट ओडीटी इज द करेक्ट आंसर। ओडीटी, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। और कल इससे भी ज्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़ने चाहिए। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर कीजिएगा, क्योंकि काफी दिनों से आज हमारी ट्रिपल सी क्लास नहीं चल रही थी। आज हमारी पहली क्लास है और कल इससे भी बेस्ट क्लास होने वाली है। और एक महामैराथन क्लास भी हम प्लान कर रहे हैं, जिसमें एक ही क्लास में 500 क्वेश्चन कवर करेंगे। तो अब आने वाले 1 से 2 दिन में जो क्लासेस मिलेंगे, धुआंधार क्लासेस होंगी। जितना पीछे हमने थोड़ा सा गैप लिया था, ट्रिपल सी की क्लासेस हम प्रोवाइड नहीं कर पा रहे थे, अब उतनी तेजी से उतने ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस की क्लासेस हम प्रोवाइड करेंगे, ताकि आने वाला जो आपका एग्जाम है अच्छा जाए और कम नंबर ऑफ क्लासेस में आपकी ज्यादा से ज्यादा अच्छी तैयारी हो जाए। तो निम्नलिखित में से कौन सी टोपोलॉजी का उपयोग लोकल एरिया नेटवर्क के लिए नहीं किया जा सकता है? लोकल एरिया नेटवर्क मींस लैन के लिए आप स्टार भी यूज कर सकते हैं, रिंग और बस भी यूज कर सकते हैं। हालांकि इनकी यूजेबिलिटी अलग अलग है, कब हमें कौन सा यूज करना चाहिए और किस टाइप के लैन के लिए यूज करना चाहिए वो बात अलग है। बट ऐसा नहीं कि इनमें से किसी को नहीं कर सकते, सभी को कर सकते हैं। ऑप्शन डी, नन ऑफ द ऑप्शन, इनमें से कोई भी विकल्प नहीं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्मूला सिंटैक्स प्रयोग किया जाता है? कैल्क में जब भी कुछ हमें जोड़ना है, एक फंक्शन होता है सम, इसको यूज कर लेंगे। और ब्रैकेट में हम क्या पास कर देते हैं? सेल रेंज को, जैसे B9, ये सेल रेंज हमने पास कर दी। ऑप्शंस में देखेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, सम A1 कॉलन B10, ये बिल्कुल सही आंसर होगा। एडमिट कार्ड विपिन कब आएगा? वैसे तो नाइलेट ने आज के लिए बोला था, बट आज नहीं आया, तो मे भी लेट नाइट या फिर कल तक आएगा। अब टाइम बच्चे पूछने लगते हैं, मेरे पास मॉर्निंग में ही बहुत सारे मैसेज आने शुरू हो गए, सर ट्रिपल सी का एडमिट कार्ड जो है वो कितने बजे आ जाएगा? तो ये तो बेटा किसी को नहीं पता होगा, और नाइलेट में भी जो लोग पब्लिश करते हैं उनको भी नहीं पता होगा, क्योंकि हायर अथॉरिटी जब परमिशन देगी, सारी चीजें प्रिपेयर हो जाएंगी, टू द पॉइंट चीजें हो जाएंगी, तब वो लोग एडमिट कार्ड जारी करते हैं। तो पेशेंस रखो, आ जाएगा, एग्जाम से पहले आएगा। आपके एग्जाम 23 से स्टार्ट होंगे, तो एडमिट कार्ड जल्दी आ जाएगा। टास्क बार में कैलेंडर एप्लीकेशन किसके द्वारा जोड़ा जा सकता है? टास्क बार कहाँ पे होता है? ये जो आपका डेस्कटॉप है, इसमें सबसे नीचे आपका टास्क बार होता है। तो यहाँ पे देखते हैं कुछ एप्लीकेशंस लगे रहते हैं, तो यहीं पे आप चाहें तो अपना कैलेंडर भी लगा सकते हैं। तो पिन टू टास्क बार एक ऑप्शन होता है, राइट क्लिक करेंगे एप्लीकेशन पे या कैलेंडर पे, तो वहां पे पिन टू टास्क बार का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे आप क्लिक करेंगे, यहां पे आके वो जुड़ जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एसएसएल द्वारा सुरक्षित एसएमटीपी कनेक्शन को किस रूप में जाना जाता है? एसएसएल का फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में आता है, सिक्योर सॉकेट लेयर। एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो डेटा को सिक्योरली एक मशीन से दूसरी मशीन वायर नेटवर्क भेजने में मदद करता है। तो ये हम एसटीटीपी में भी इस्तेमाल करते हैं। एसटीटीपी जब इसमें इस्तेमाल करते हैं तो ये हो जाता है एसटीटीपीएस।
हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, और अगर हम इसे ईमेल में यूज करते हैं तो SMTPS होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। इसका मतलब क्या है यहाँ पे? सिक्योर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, SMTPS इज द राइट आंसर। ओके, अमित ने ऑप्शन बी दिया है जो कि गलत है। लिब्रे ऑफिस राइटर में किस मेन्यू विकल्प का उपयोग करके चयनित टेक्स्ट की लाइन स्पेसिंग को समायोजित करने के लिए किया जाता है? Which menu of option in LibreOffice Writer is used to adjust the line spacing of selected text? Selected text का line spacing adjust करना है, सेट करना है, तो आप इनमें से कौन सा मेन्यू इस्तेमाल करेंगे? बहुत सिंपल सा है, कौन सा मेन्यू इस्तेमाल करेंगे? जल्दी से बताइए। ऑप्शन ए, फॉर्मेट मेन्यू। इसमें आपको लाइन स्पेसिंग ये सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। क्या आप लिब्रे ऑफिस राइटर में डायरेक्ट पीडीएफ को शिफ्ट प्लस F9, याद रखिए शिफ्ट प्लस F9 शॉर्टकट कुंजी से कन्वर्ट कर सकते हैं? क्या ऐसा है लिब्रे ऑफिस राइटर में? चलिए देखते हैं। पहली बात तो ऐसी कोई शॉर्टकट की पीडीएफ में कन्वर्ट करने के लिए असाइन नहीं की गई है। वापस इसका थोड़ा सा इंटरफेस चेंज कर लेंगे, यूजर इंटरफेस पे जाते हैं और यहां से इसका इंटरफेस हमें चेंज करना पड़ेगा। तो ये आ गया, इसमें से हम स्टैंडर्ड टूल बार, ये डिफॉल्ट यूजर इंटरफेस होता है। तो अब देखिए आपका वही मेन्यू ऑप्शन आ गया जो डिफॉल्ट होता है। फाइल मेन्यू पे जाएंगे तो यहाँ पे एक्सपोर्ट एज, यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया गया एक्सपोर्ट एज, सॉरी सेंड पे क्लिक कर दिया, एक्सपोर्ट एज पीडीएफ होता है। एक्सपोर्ट एज पीडीएफ, यहाँ पे कोई भी प्री डिफाइंड शॉर्टकट की नहीं होती है, मीन शिफ्ट प्लस F9 हम नहीं यूज कर सकते हैं। तो क्या सही आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी, फॉल्स इज द राइट आंसर। कन्वर्ट नहीं कर सकते। यस, अगर चाहे तो असाइन कर सकते हैं। क्या नेफ्ट के माध्यम से पैसा ट्रांसफर करते समय IFSC आवश्यक है? IFSC क्या होता है? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है। अब ये अगर आप नेफ्ट के माध्यम से पैसे भेजना चाहते हैं या फिर RTGS के माध्यम से पैसे भेजना चाहते हैं, दोनों में आपको IFSC कोड चाहिए, ये रिक्वायर्ड होता है। तो क्या IFSC के माध्यम से पैसे ट्रांसफर करते समय IFSC कोड आवश्यक है? जी हाँ, बिल्कुल आवश्यक है, इसके बिना आप पैसे नहीं भेज पाएंगे। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। पेन ड्राइव एक आउटपुट डिवाइस है, इसका आंसर आप सबके माध्यम से जब मिलेगा तभी हम इसका राइट आंसर टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर के साथ में मेंशन करिए ट्रू या फिर फॉल्स। क्वेश्चन नंबर के साथ में मेंशन करिए ट्रू या फॉल्स। पेन ड्राइव एक आउटपुट डिवाइस है, बताइएगा पेन ड्राइव क्या है? आउटपुट डिवाइस या फिर इनपुट डिवाइस? गुड, जल्दी से बताइए। यस प्लीज बताइए, पेन ड्राइव एक आउटपुट डिवाइस है? अगर हम यहाँ पे राइट आंसर बता देते हैं फॉल्स, नहीं आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो क्या ये इनपुट डिवाइस है? अब देखिए कुछ बच्चे यहाँ पे ट्रू भी बता रहे हैं। बेटा ये फॉल्स हो जाएगा। पेन ड्राइव क्या है? स्टोरेज डिवाइस है, ये इनपुट आउटपुट में नहीं आता है। पेन ड्राइव डेटा स्टोर करता है, तो किसमें आएगा? स्टोरेज डिवाइस में। फॉल्स है, ना तो ये इनपुट में आएगा ना आउटपुट में आएगा। क्या डेस्कटॉप की थीम बदलना संभव है? जी हाँ, बिल्कुल बदल सकते हैं। ऑप्शन ए, डेस्कटॉप की आप थीम बदल सकते हैं, बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं। मिश्रित वास्तविकता, जिसको बोलते हैं मिक्स्ड रियलिटी अनुभव, आभासी वास्तविकता मीन्स वर्चुअल रियलिटी, और संवर्धित वास्तविकता जिसको बोलते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी के तत्वों को जोड़ता है। जी हाँ, बिल्कुल सही। वैसे मिक्स्ड रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी और प्लस वर्चुअल रियलिटी का कॉम्बिनेशन होता है, इसको मिक्स्ड रियलिटी बोलते हैं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आज की डेट में जो मिक्स्ड रियलिटी है इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है अलग अलग पर्पज से। क्या लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में स्लाइड पेन को हटाया जा सकता है? अब कई बच्चे यही नहीं जानते होंगे ये स्लाइड पेन होता क्या है। स्लाइड पेन कोई लिखने वाला पेन नहीं होता है। चलिए देखिए क्या होता है स्लाइड पेन। यहां से हमने लिब्रे ऑफिस इंप्रेस ओपन कर लिया। चलिए एक हम यहाँ पे ये हम हमारे पास एक स्लाइड है और एक और स्लाइड बना लेते हैं।
स्लाइड 2 हो गया यहाँ पे, ये आपको दिख रहा होगा। वैसे कुछ कलरफुल स्लाइड बनाते हैं तो बेस्ट रहेगा हमारे लिए, आपको अच्छा समझ में आएगा। तो इसको करते हैं क्लोज और एक नई प्रेजेंटेशन ओपन कर लेंगे। थोड़ा सा टाइम दीजिए, बस 1 सेकंड का। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बताना है क्योंकि ये कई बच्चों की क्वेरीज रहती हैं, सर ये कई बार क्या होता है आपके सिस्टम से डिफॉल्ट ये रिमूव हो जाता है किसी वजह से, तो आप यहाँ तक नहीं पहुंच पाते हैं, और वापस उसको कैसे लाना है ये भी आपको इसी क्लास के थ्रू पता चल जाएगा। तो जो बच्चे प्रैक्टिकली इस चीजें इंप्लीमेंट करते हैं उनको समझना बहुत जरूरी है। चलिए लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस दोबारा से ओपन करेंगे। ये आ गया हमारा इम्प्रेस, और जब हम पहली बार ओपन करते हैं तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे टेम्पलेट्स आ जाते हैं, तो इनमें से कोई भी टेम्पलेट सेलेक्ट कर लेते हैं। ये हमने सेलेक्ट कर लिया और ओपन कर दिया, या कोई दूसरी टेम्पलेट इसको हमने सेलेक्ट किया, ओपन कर दिया। अब यहाँ पे देखिए 2-3 स्लाइड आ गई। ये जो एरिया आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला जो एरिया दिख रहा है यहाँ पे, थोड़ा सा जूम हो गया, जूम आउट करते हैं, Ctrl+2। ये जो एरिया आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये क्या है, स्लाइड पैन है, ये स्लाइड पैन। और कई बार आप क्या करते हैं, इस क्रॉस बटन, यहाँ पे क्रॉस बटन दिया गया है, आप इस पे क्लिक कर देते हैं तो स्लाइड पैन क्या होता है, हट जाता है। चलिए एक बार हम इसको रिमूव कर देते हैं, और रिमूव करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ये स्लाइड पैन गायब हो गया हमारा। वापस कहाँ से लाएंगे, व्यू मेन्यू पे जाइए, और यहीं पे देखिए स्लाइड पैन का एक ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे देखिए स्लाइड पैन, ये अभी अनटिक है, इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए, टिक कर दीजिए, वापस आ जाएगा स्लाइड पैन। तो ये स्लाइड पैन वो विकल्प होता है जिसके अंदर आपको छोटी छोटी स्लाइड्स दिखती हैं। अब देखिए वापस आ गया, दिख रहा है यहाँ पे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कई बच्चे प्रैक्टिकली ये चीजें करते हैं तो कहीं ना कहीं वो मिस हो जाता है, या कैंसिल हो गया तो वापस नहीं ला पाते हैं। तो क्या लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में स्लाइड पेन को हटाया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल हटाया जा सकता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ट्रू। अब आपको पूरी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लिब्रे ऑफिस कैल्क में निम्नलिखित में से कौन सा चार्ट प्रकार उपलब्ध नहीं है? इसमें टोटल 10 तरह के चार्ट होते हैं, ठीक। इसमें बार चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट ये सब होते हैं, बट टेक्स्ट चार्ट नहीं होता है। यही सही आंसर हो जाएगा, टेक्स्ट चार्ट, जो कि कैल्क में नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 70, लिब्रे ऑफिस राइटर में किस मेन्यू ऑप्शन का प्रयोग डॉक्यूमेंट में पेज नंबर डालने के लिए किया जाता है? पेज नंबर डालना है, टाइम डालना है, डेट डालना है, टेबल इंसर्ट करनी है। ये लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल तो टेबल मेन्यू से डालते हैं, वैसे इमेज हो गया, शेप्स हो गया, ये सब कहां से पढ़ते हैं? इंसर्ट मेन्यू से। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्सेप्ट टेबल, टेबल के लिए अलग से मेन्यू दिया गया है। इंटरनेट आपको सबसे छोटा रास्ता ढूंढने में मदद कर सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही। आज के डेट में हम जीपीएस का इस्तेमाल करते हैं, जिसके माध्यम से हम शॉर्टेस्ट पाथ सर्च कर लेते हैं, कौन से कम दूरी या कम भीड़ भाड़ वाला रास्ता है, उसके माध्यम से हम जा सकते हैं। एक नेटवर्क जो पूरी दुनिया में कई अलग अलग प्रकार के नेटवर्कों को जोड़ता है, वो क्या कहलाता है? इंटरनेट। इंटरनेट एक क्या है, सॉरी इंटरनेट पे लग गया बाय मिस्टेक, तो चलिए इसको रिमूव करेंगे। इंटरनेट करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, इंटरनेट इज द राइट आंसर। एक ऑप्शन यहाँ पे इंटरनेट दिया गया, इसको भी समझ लीजिए। इंटरनेट होता क्या है? इंटरनेट एक प्राइवेट नेटवर्क होता है, जैसे एक कंपनी है, इसके कई सारे अपने छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं, एक जगह पे कंपनी है, इसकी कुछ अपनी बिल्डिंग है, और ये इन सब में लैन बना हुआ है, अपना एक एक बिल्डिंग का इन्होंने लैन बना रखा है, और इसको आपस में सब कनेक्ट करके रखा है। तो ये जो नेटवर्क बन जाएगा उसको बोलेंगे इंट्रानेट, और इंटरनेट एक प्राइवेट नेटवर्क होता है। वेब किस मॉडल पर काम करता है? वेब जो है किस मॉडल पे काम करता है? इंटरनेट मॉडल पे काम करता है। ऑप्शन ए, सॉरी इंटरनेट मॉडल पे काम नहीं करता है। अभी एक छोटा सा मिस्टेक हो रहा था, इसको करेक्ट करते हैं। जो वेब होता है वो क्लाइंट सर्वर मॉडल पे काम करता है। किस पे? क्लाइंट सर्वर मॉडल पे काम करता है। अगर नेटवर्क की बात पूछी जाएगी तो इंटरनेट होगा, बट किस मॉडल पे काम करता है ये पूछा जाएगा तो क्लाइंट सर्वर मॉडल पे। इसमें एक होता है सर्वर,
जैसे आपको ज्ञानxp.com पे जाना है और यहाँ पे आपको अपना ट्रिपल सी का टेस्ट देना है। ढेर सारे टेस्ट हमने अवेलेबल करा रखे हैं, तो आप लोग यहाँ से भी टेस्ट देते रहिए। तो यहाँ पे जैसे आपको ज्ञानxp.com से टेस्ट देना है, तो ज्ञानxp.com हमारी ये साइट है, मेन सर्वर है। आप इससे कनेक्ट होते हैं टेस्ट देने के लिए। ढेर सारे बच्चे सेम टाइम पे हमारी वेबसाइट के थ्रू टेस्ट दे रहे होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, जो यूजर्स हैं मीन्स जो स्टूडेंट्स हैं टेस्ट दे रहे हैं, वो सब क्या है, क्लाइंट है। और हमारा जो वेबसाइट है कहाँ पे डिप्लॉयड है, सर्वर पे डिप्लॉयड है। तो सर्वर हमेशा क्लाइंट को क्या देता है, सर्विस देता है। तो ये क्लाइंट सर्वर मॉडल पे आधारित होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्लाउड सर्वर मॉडल, सॉरी क्लाइंट सर्वर मॉडल में क्लाइंट को सर्वर से एक अनुरोध प्राप्त होता है। यही चीज अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में एक्सप्लेन की है। क्लाइंट सर्वर मॉडल में क्लाइंट को सर्वर से एक अनुरोध प्राप्त होता है। मींस इन द क्लाइंट सर्विस मॉडल द क्लाइंट सर्विसेज a request sorry client receive a request from the servers, client receive a request from server। क्या सर्वर से क्लाइंट रिक्वेस्ट रिसीव कर रहा है, मींस क्या सर्वर क्लाइंट के पास रिक्वेस्ट डालता है? ये सही है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि हमेशा क्लाइंट सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है, ना कि सर्वर क्लाइंट को। डेटा बैकअप के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? सही आंसर क्या हो जाएगा? ये तो सॉफ्टवेयर हो गए, प्रिंटर, ये सब गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी नेटवर्क ड्राइव। एक सेरेबल डिवाइस होता है, ड्राइव होता है, जहां पे कोई भी डेटा अपना सेव कर सकता है अगर वो नेटवर्क से कनेक्टेड है। वेबसाइट बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? वेबसाइट बनाने के लिए पावर पॉइंट नहीं, एक्सेल नहीं, एआरपी नहीं, इसके लिए ड्रीम व्यूअर का इस्तेमाल करते हैं, जो कि क्या होता है, सीएमएस होता है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, सीएमएस। कौन सा आदेश आपको जानकारी देगा कि वर्तमान निर्देशिका मीन्स डायरेक्टरी प्रत्येक फाइल कितनी डिस्क स्थान का उपयोग करते हैं? मीन्स कोई डायरेक्टरी है वो हमारी हार्ड डिस्क में कितना स्पेस ले रही है ये जानना चाहते हैं, तो उसके लिए एक कमांड होता है डीयू। मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है ट्रिपल सी का, बहुत बार आया हुआ है। डीयू कमांड का इस्तेमाल करते हैं। एक बार फिर से कमेंट सेक्शन में बताइए आपको आज की क्लास कैसी लग रही, और कल हमारी जो क्लास होगी 8 बजे, उसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। इससे भी प्रीमियम क्वेश्चंस हम लेके आने वाले हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वर का प्रकार नहीं है? फाइल सर्वर, वेब सर्वर, नेम सर्वर और ब्राउजर ये सर्वर का प्रकार नहीं होता है। ये सब क्या होते हैं, सर्वर के टाइप्स होते हैं। फाइल सर्वर, वेब सर्वर, नेम सर्वर, इन सभी का उपयोग क्या होता है? फाइल सर्वर होते हैं जहां पे आप फाइल सेव कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो रिमोटली। वेब सर्वर जहां पे हम अपनी वेबसाइट होस्ट करते हैं, उसको वेब सर्वर बोला जाता है। और जो नेम सर्वर्स होते हैं वो सिस्टम्स को यूजर नेम मींस जो डोमेन नेम होता है वो प्रोवाइड करते हैं, उनको बोलते हैं नेम सर्वर। अगला क्वेश्चन, मल्टीकास्टिंग के लिए क्लास डी का उपयोग किया जाता है। जो IPv4 है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई, 5 क्लास में डिवाइड किया गया, जिसमें से क्लास ए से क्लास सी तक के जो क्लासेस हैं उनको आम पब्लिक के लिए फ्री रखा गया है, यूज कर सकता है। बट क्लास डी और क्लास ई के IP एड्रेसेस रिजर्व हैं। इसमें से जो क्लास डी है उसका उपयोग मल्टीकास्टिंग के लिए किया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल। और क्लास ई जो होता है वो रिसर्च पर्पज से इसको रिजर्व रखा गया है। ये किसी आम पब्लिक को इस कैटेगरी की IP को असाइन नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिब्रे ऑफिस कैल्क का एक शक्तिशाली टूल है। किस प्रकार का एक शक्तिशाली टूल है कैल्क? स्प्रेडशीट पैकेज होता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क क्या है? स्प्रेडशीट पैकेज है, जैसे कि MS एक्सेल, वैसे सेम लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है, इसको हम स्प्रेडशीट के नाम से जानते हैं। पोस्ट इन्फो ऐप किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? पोस्ट इन्फो ऐप जो है पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन सी पोस्ट ऑफिस। ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं और ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ चुका है, क्योंकि ई गवर्नेंस का पार्ट है और आपके सिलेबस में ई गवर्नेंस के कई सारे टॉपिक्स हैं, जिसमें अलग अलग योजनाओं पे क्वेश्चंस आते हैं, बैंकिंग से क्वेश्चंस आते हैं, और इस तरह के जो ऐप या एप्लीकेशन या वेबसाइट्स हैं उससे जुड़े हुए क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। भारत में परम सुपर कंप्यूटर कहाँ स्थित है? परम कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर सीडेक की पुणे ब्रांच ने डेवलप किया था। परम 8000
ये इंडिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर था, जिसको सीडैक की पुणे ब्रांच ने डेवलप किया था। कब? 1991 में। तो ये भी याद कर लीजिए, इंडिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर क्या था? परम 8000। सिस्टम तिथि प्रदर्शित करने के लिए आप किस कमांड का प्रयोग करते हैं? मींस जो सिस्टम का टाइम डेट होता है उसको डिस्प्ले करना चाहते हैं लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो इसके लिए आप इनमें से कौन सा कमांड यूज करेंगे? जल्दी से बताइए। डेट कमांड होता है, सिंपल सा डेट कमांड यूज कर लेंगे और डेट हमें दिख जाएगी कि सिस्टम की करंट डेट क्या है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। एडमिट कार्ड अर्पित आज आना था बट अभी तक नहीं आया है, किसी वजह से डिले हो रहा है, और मे बी कल जरूर आ जाएगा। ब्राउजर में एक छोटी डेटा फाइल, ब्राउजर में एक छोटी डेटा फाइल क्या होते हैं? इसको बोलते हैं कुकीज। कुकीज के नाम से इसको जानते हैं, जिसमें वेबसाइट की कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन आपके ब्राउजर में आके सेव हो जाती है, ताकि आप उस वेबसाइट पे दोबारा से रिविजिट करते हैं तो पूरा का पूरा डेटा वहां से दोबारा कॉपी ना करना पड़े, और इससे क्या होता है? वेब एक्सेस स्पीड बढ़ जाती है। मार्जिन और पैराग्राफ के बीच की जगह को कहा जाता है? मार्जिन और पैराग्राफ के बीच की जगह को क्या कहा जाता है? जैसे ये आपका पेज हो गया, और पेज में जब भी हम कुछ टाइप करते हैं तो कहां से टाइप होता है? कुछ यहां से, देखा होगा, थोड़ा सा स्पेस हमारा बचा रहता है। तो पूछा क्या गया है? मार्जिन और पैराग्राफ के बीच, ये जो मार्जिन है और पैराग्राफ के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? मार्जिन और पैराग्राफ के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? इंडेंट कहते हैं। आपने देखा होगा, इसको इंडेंट करते जाते हैं। मीन्स जब आप टैब प्रेस करते हो तो ये शिफ्ट हो जाता है, इसको इंडेंटेशन बोलते हैं। लेफ्ट इंडेंट या राइट इंडेंट? तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, इंडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई भी कंप्यूटर जो सर्वर तक पहुंच सकता है उसे क्या कहा जाता है? कोई भी कंप्यूटर जो सर्वर तक पहुंच सकता है उसे क्या कहेंगे? किस नाम से जानते हैं उसको? वेब क्लाइंट बोलेंगे। क्या बोलते हैं उसको? वेब क्लाइंट। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। सर्वर तक कौन पहुंचेगा? क्लाइंट पहुंचता है। फोन पे जैसे भुगतान एप्लीकेशन में क्यूआर कोड उपलब्ध नहीं है, तो क्या ऐसा है? फोन पे में क्यूआर नहीं होता है? होता है। ऑप्शन ए फॉल्स, गलत स्टेटमेंट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। उपयोगकर्ता मीन्स यूजर को पसंदीदा यूआरएल पदों की एक व्यक्तिगत सूची बनाने और बनाए रखने की अनुमति कौन देता है? जैसे आप अलग अलग वेबसाइट पे विजिट करते हैं, कुछ वेबसाइट पे आपको लगा नहीं, हाँ यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है ये अच्छी है, और दोबारा जब हम फ्री होंगे तो यहाँ पे आके पढ़ेंगे, तो उसके लिए क्या करते हैं? ब्राउजर में फेवरेट लिस्ट के अंदर उसको ऐड कर देते हैं। तो ये वेब ब्राउजर्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। वो इस तरह की सूची या लिस्ट को सेव कर सकता है। ऑप्शन सी वेब ब्राउजर। यस प्रणाम, जल्दी से बताइए। अगला क्वेश्चन राइट आंसर क्या होगा? स्लाइड सॉर्टर व्यू बटन स्वचालित रूप से स्लाइड्स को वर्णाक्रम मीन्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट कर देता है। जो स्लाइड सॉर्टर व्यू होता है लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में, वो क्या करता है? आपकी स्लाइड्स की एक थंबनेल इस ऑर्डर में दिखा देता है। तो क्या ये अल्फाबेटिकली सॉर्ट करता है? जी नहीं, ये अल्फाबेटिकली सॉर्ट नहीं करता है। जिस ऑर्डर में आपने स्लाइड्स बना के रखी हैं उसी ऑर्डर में रहेगा। हो सकता है आपने पहली स्लाइड का नाम रखा हो जेड, क्योंकि स्लाइड का नाम भी आप चेंज कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट स्लाइड 1 2 3 आता है, आप इनका नाम अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो पहली स्लाइड का हमने जेड रख दिया, फिर उसका डी रखा हमने, सी हो गया, ए हो गया, एम हो गया, पी हो गया। तो ये किसी भी ऑर्डर में हो सकता है, उसी ऑर्डर में दिखेगा, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं दिखेगा। हाँ, इनको आप रीअरेंज जरूर कर सकते हैं। ये स्लाइड आप पहले ला सकते हो, ये वाली आप तीसरे नंबर पे ले जा सकते हैं, कहीं भी ले जा सकते हैं। तो यहां से इनके ऑर्डर को हम चेंज जरूर कर सकते हैं। प्रिंटिंग क्वालिटी के अनुसार कौन सा प्रिंटर सबसे अच्छा है? जल्दी से बताइए। प्रिंट क्वालिटी के अनुसार कौन सा प्रिंटर सबसे अच्छा है? मैनुअल प्रिंटर, इंपैक्ट, लेजर प्रिंटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए और बताइए। आरएसएस का मतलब, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, बहुत बार आ चुका है। आरएसएस का मतलब क्या है? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस में से एक है ये।
रेवेश समीर एडलमैन, ऑप्शन सी देखिए यहाँ पे रेवेश समीर एडलमैन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ये एल्गोरिथम का नाम है जो कि 3 अलग अलग साइंटिस्ट ने मिलकर इसको डेवलप किया था, तो उनके फर्स्ट नेम से इस एल्गोरिथम का नाम पड़ गया आरएसएस, सॉरी आरएसए। लैन का क्या फायदा है? लैन के माध्यम से लोकल एरिया नेटवर्क मींस इसमें हम अपने पेरिफेरल डिवाइसेस को भी शेयर कर सकते हैं। जैसे प्रिंटर एक कनेक्ट किया और आपके लैन पे कनेक्टेड जितने भी सिस्टम्स हैं उनसे आप उस प्रिंटर को शेयर कर सकते हो। तो शेयर पेरिफेरल इसका एक मेन बेनिफिट होता है। ऑप्शन सी, प्रोटोकॉल को नियंत्रित करने के लिए नियमों का समूह। इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 93। प्रोटोकॉल कम्युनिकेशन को कंट्रोल करता है। किसको? कम्युनिकेशन को। मींस दो मशीन्स आपस में कैसे कम्युनिकेट करेंगे, डेटा शेयरिंग कैसे होगी, उनके बीच में डेटा ट्रांसमिशन कैसे होगा, इस कम्युनिकेशन को कौन कंट्रोल करता है? प्रोटोकॉल। कम्युनिकेशन को नियंत्रित करने के लिए नियमों का एक सेट है। ऑप्शन बी, प्रोटोकॉल क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। कौन सा कमांड टर्मिनल से यूजर्स इनपुट को पढ़ता है और इस मान को एक वेरिएबल नाम पर निर्दिष्ट करता है? इसका सही आंसर क्या होगा? ये क्वेश्चन लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का है। सही आंसर क्या है? रीड। सही आंसर क्या हो जाएगा? रीड, ऑप्शन ए। तो आज हमने डिफिकल्ट और इजी दोनों तरह के क्वेश्चंस आज की मैराथन क्लास में रखे हैं। आपको ये देखना है कि आज की क्लास में कम से कम आपके 70 प्लस क्वेश्चन करेक्ट होने चाहिए। अगर इससे कम क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको और मेहनत करनी है। इसके लिए आपको क्या करना है? प्रीवियस क्लासेस के जो हमारे वीडियोस हैं उनको आप देखिए। जैसे हमने अभी बूस्टर सीरीज एक कंप्लीट की है, ट्रिपल सी के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस की 3 सीरीज हमारे चैनल पे पड़ी हुई है, तीनों लेटेस्ट और अपडेटेड सिलेबस पे बेस्ड हैं। उनको आप जाइए देखिए, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मिल जाएंगे, इससे आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। इवन सभी इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप वन बाय वन उनको देखिए और कंप्लीट कीजिए। लिब्रे ऑफिस कैल्क में फिल्टर का क्या उपयोग है? फिल्टर का क्या उपयोग है? अभी हाल ही में जो ओ लेवल के प्रैक्टिकल एग्जाम चल रहे थे, तो मैंने ये सारी चीजें बच्चों को, ओ लेवल के बच्चों में भी यही सेम सिलेबस होता है। फर्स्ट पेपर में आईडी टूल्स में ट्रिपल सी का सिलेबस और ओ लेवल का फर्स्ट पेपर सेम है, तो उसमें हमने ये सारी चीजें प्रैक्टिकली बताई थी फिल्टर कैसे काम करता है। अब जैसे एक टेबल है, यहाँ पे मान लीजिए अलग अलग तरह के इंफॉर्मेशन पड़ी हुई हैं, कुछ आइटम्स के नेम है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए एप्पल हो गया, मैंगो हो गया, इस तरह के कुछ अलग अलग फ्रूट्स के नेम है। अब इसमें आप सिर्फ फ्रूट का ही, मैंगो का ही इंफॉर्मेशन देखना चाहते हो, फिल्टर कर सकते हो। या फिर आप इसमें फिल्टर लगा सकते हैं कौन से फ्रूट का प्राइस सबसे हाईएस्ट है, या आपने रेंज दे दी किस फ्रूट का प्राइस 50 से लेके 90 के बीच है, तो आप इसमें फिल्टर करके डेटा देख सकते हैं। मींस इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? स्पेसिफिक, सी स्पेसिफिक डेटा, ऑप्शन डी। स्पेसिफिक डेटा को देखने के लिए हम फिल्टर अप्लाई करते हैं। तो ऑप्शन डी जिन बच्चों ने सेलेक्ट किया है, स्टोर, देखिए हर तरह का आंसर आ गया, बट सही आंसर नहीं आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ग्रिप का कौन सा विकल्प लाइन नंबर भी प्रदर्शित करता है? देखिए ग्रिप क्या होता है? कमांड होता है लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में, जो किसी पर्टिकुलर पैटर्न को सर्च करने के लिए यूज करते हैं। तो ग्रिप का कौन सा विकल्प लाइन नंबर भी प्रदर्शित करता है कि कहां पर ये पैटर्न किस लाइन पे है? ये प्रदर्शित करने के लिए आप इनमें से किसका इस्तेमाल करेंगे? तो इसमें से सही आंसर क्या हो जाएगा? आप में से जिनको भी पता है बताइए। -n, ग्रिप के साथ में -n अगर हम यूज कर लेते हैं कमांड के साथ, तो लाइन नंबर भी बता देगा कि वो पैटर्न किस लाइन में है, किस लाइन नंबर पे है। कंप्यूटर दशमलव संख्या में संख्याओं की गणना करता है? जी नहीं, कंप्यूटर को सिर्फ क्या आता है? 0 और 1। ये डेसिमल नंबर सिस्टम में काम नहीं करता है, इसमें कैलकुलेशंस नहीं करता है, उसको बाद में क्या करता है? डेसिमल में कन्वर्ट जरूर कर देता है। तो ऑप्शन बी फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 98 आईओटी सेंसिंग, नेटवर्किंग और रोबोटिक्स के लिए मौजूदा और उभरती हुई तकनीक का उपयोग करता है। आईओटी मींस इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ओ लेवल का एक सब्जेक्ट है, फोर्थ पेपर होता है, बहुत इंटरेस्टिंग है, मैंने बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, और इसके जो प्रैक्टिकल है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो आईओटी जो
टेक्नोलॉजी है वो सेंसिंग, नेटवर्किंग और रोबोटिक्स या क्लाउड कंप्यूटिंग, इन सभी का इस्तेमाल करता है। मींस इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए ट्रू। इन सभी का इस्तेमाल होता है इस टेक्नोलॉजी में, तो ट्रू इज द राइट आंसर। एडमिट कार्ड अभी नहीं आया बेटा, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। जैसे आएगा आपके पास मेल भी आ जाएगा, नाइलेट से मेल भी आता है। एक एप्लीकेशन प्रोग्राम जो उपयोग करता मींस यूजर को किसी भी संख्या को बदलने और उस पर परिवर्तन के लिए परिणाम तुरंत दिखाने में मदद करता है। अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एक एप्लीकेशन प्रोग्राम जो यूजर्स को किसी भी संख्या को बदलने और उस पर परिवर्तन के परिणाम को तुरंत दिखाने में मदद करता है। सही आंसर हो जाएगा स्प्रेडशीट, ऑप्शन सी, जैसे कि लिब्रे ऑफिस कैल्क। अब आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे, बट ये लास्ट नहीं है, कुछ और भी क्वेश्चंस अभी हम देने वाले हैं। शॉर्टकट केवल डेस्कटॉप पर बनाया जा सकता है, क्या सही है? शॉर्टकट केवल डेस्कटॉप पे बनाया जा सकता है, ऑप्शन बी फॉल्स। आप किसी फाइल या डायरेक्टरी के अंदर भी शॉर्टकट बना सकते हैं। तो ये था आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। अब आपके लिए कुछ और क्वेश्चंस हैं जिनका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में, अगर आप इस क्लास को बाद में देख रहे हैं और इस समय अगर आप लाइव जुड़े हुए हैं तो आप हमें चैट सेक्शन में बताइएगा। लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में नेविगेटर की शॉर्टकट की क्या है? लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में नेविगेटर की शॉर्टकट की क्या है? बताइएगा जरूर। और आप में से जो बच्चे ओ लेवल की तैयारी करना चाहते हैं, ओ लेवल का रजिस्ट्रेशन इस समय स्टार्ट हो चुका है। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप डायरेक्ट ओ लेवल के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मात्र 500 रुपीज आप फीस पे करना पड़ेगा और 30 सितंबर की लास्ट डेट है। 500 फीस पे करके आप नाइलेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और आपका एग्जाम जनवरी 2023 में हो जाएगा, सॉरी जनवरी 2024 में होगा। तो अगर आप जनवरी 2024 में ओ लेवल का एग्जाम देना चाहते हैं तो अभी आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। और तैयारी करने के लिए ज्ञान एक्सटी मोबाइल ऐप पे ओ लेवल ट्रिपल सी के कोर्सेज अवेलेबल हैं। घर बैठे आप तैयारी कीजिए, मिनिमम से मिनिमम प्राइस में बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपको मिलेगा और घर बैठे आप अपना एग्जाम अच्छे ग्रेड से क्वालिफाई करेंगे। तो अगर आपको कोई भी कोर्स एनरोल करना है ट्रिपल सी या ओ लेवल, तो आप हमारे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, स्क्रीन पर नीचे आ रहा होगा। तो फाइनली बताइएगा आज की क्लास, कंट्रोल शिफ्ट प्लस F5। अनूप वेरी गुड, वेरी बिल्कुल सही आंसर दिया आपने। और भी कई सारे बच्चे हैं। गैस्टर 222 आपका भी आंसर सही है। दर्शन ठाकुर आपका भी आंसर सही है, गुड, वेरी गुड। जिनका भी कंट्रोल शिफ्ट प्लस F5 है, नेविगेटर की शॉर्टकट की होती है। बट आप सभी ये भी बताइएगा कि लिब्रे ऑफिस राइटर और कैल्क में नेविगेटर की शॉर्टकट की क्या होती है। तो बस आज की इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं कल शाम को 8 बजे। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आज की क्लास कैसी लगी, पसंद आई। तो हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियोस को अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, सभी एजुकेशनल ग्रुप में शेयर जरूर करिए और प्लस लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका एक छोटा सा लाइक कहीं ना कहीं हमें मोटिवेट करता है अगली क्लास को और एनर्जी के साथ, बेस्ट कंटेंट के साथ लाने के लिए। तो प्लीज आप लाइक जरूर करिए, आपका लाइक हमें मोटिवेट करेगा। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। प्रैक्टिस आपके एडमिट कार्ड से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी तो हम इमीडिएट शेयर करेंगे। जैसे कोई अपडेट आएगा आपको चैनल पे लाइव सेशन मिल जाएगा या फिर कोई रिकॉर्डेड वीडियो हम अपलोड करके आप तक जानकारी पहुंचाएंगे। ठीक है, तो बस इस क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं। ज्ञान एक्सपी ऐप पे आप कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत सारा ट्रिपल सी का फ्री कंटेंट भी आपको मिल जाएगा। प्रैक्टिस टेस्ट भी काफी सारे फ्री प्रोवाइड कर दिए गए, प्लस यहाँ पे पेड बैचेस भी अवेलेबल हैं। थैंक यू सो मच, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू ऑल, आप सभी ने बहुत अप्रिशिएट किया है कमेंट सेक्शन में, बहुत अच्छी क्लास लगी, थैंक यू सो मच। तो कल मिलते हैं एक और अच्छी क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।